सभी रचनाकार साथीगण, हार्दिक स्वागत है जन सुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में। कुछ दिनों से पटकथा लेखन पर चल रही श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे साथ पटकथा लेखक और नाटककार अशोक मिश्र जी उपस्थित हैं। अशोक जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, अशोक जी ने एक लंबी यात्रा तय की है। थोड़ी सी आवाज है, कोई और अगर आवाज हो उसको बंद कर दें। कहीं कोई और आवाज आ रही हो अशोक जी तो उसको मिनिमाइज कर दें। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। मित्रों, अशोक मिश्र जी की अपनी एक लंबी और रोचक यात्रा है जिस पर हम क्रमशः आएंगे। मूल विषय पटकथा लेखन है, मगर इस विषय पर बात करते हुए कई और तरह की बातचीत भी होगी, कई और यात्राएं भी होंगी। और एक सुखद प्रसंग जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर होते हुए इन दिनों बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हूँ और अशोक मिश्र जी मूलतः बिलासपुर के हैं। यहाँ इनकी पैदाइश है। बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, सतना, दिल्ली होते हुए मुंबई से मुखातिब। एक संयोग कि दो लोग कहीं न कहीं बिलासपुर से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक अपनत्व महसूस करते हैं। अशोक मिश्र का फिल्म और थिएटर जगत में अपना एक विशेष नाम है, इनकी एक विशेष पहचान है। मगर जो बात मुझे अच्छी लगती है वह यह कि अशोक मिश्र लगातार विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए रहे। हम लोग एक दूसरे से लगभग अनभिज्ञ थे, मगर साहित्य प्रेम ने हमें मित्र बनाया। यह एक बड़ी बात होती है कि लोग एक से अधिक विधाओं में रुचि लें और वहां भी उसी प्रेम के साथ उन कार्यक्रमों को भी सुने। रघुवीर सहाय एकाग्र हो, मनोहर श्याम जोशी एकाग्र हो या अन्य दूसरे रचना पाठ हो, अशोक मिश्र जी को जब समय मिलता है इन कार्यक्रमों को सुनते हैं। दूसरी जो इनकी विशेषता मुझे लगती है वह इनकी सरलता है। महानगर में रहते हुए भी अपनी कस्बाई जो इनकी पहचान है या जो कस्बाई प्रवृत्ति है उसको बचाए हुए। अशोक जी, हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले आपकी इस यात्रा को भी थोड़ा समझें। हालांकि आपने कई इंटरव्यू में यह बात कही है, फिर भी किसी भी बातचीत में कहने को बहुत कुछ बच भी जाता है। कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि पहले किसी कारण से रह गई हो तो उसका उल्लेख करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बहाने से हम थोड़ी आपकी यात्रा को भी समझें। अशोक जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं कुछ आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। तो दोस्तों, जन सुलभ पुस्तकालय ने एक ऐसा अनोखा काम किया है ये कि पटकथा लेखन पे एक श्रृंखला का आयोजन। ऐसा आयोजन मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा कि कुछ पटकथा लेखकों को जोड़ के पटकथा लेखन पे बातचीत की गई हो और फिल्मी लेखकों को इकट्ठा करना, जोड़ना, मतलब
तराजू में मेंढक तौलने जैसा है, क्योंकि सब कोई कहीं कहीं बिजी रहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करके और कुछ महत्वपूर्ण लेखकों को, हमारे समय के पटकथा लेखकों को जोड़ा है और पटकथा लेखन पे काम शुरू किया है। पटकथा लेखन पे एक तरह की ये कार्यशाला ही समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि विभिन्न लेखकों ने, बड़े लेखकों ने अपने विचार रखे हैं और एक नई तरह की ये शुरुआत है जिसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में, पटकथा लेखन के बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ सिनेमा वाले जानते हैं, कुछ एक ऐसा लगता है जैसे एक सीक्रेट चीज है पटकथा लेखन। आम साहित्यकारों को, कवियों को, नाटककारों को पटकथा लेखन एक अनोखा अजूबा लगता है जो उनकी उससे बाहर हो। तो खैर, इस पे तो हम लोग बात करेंगे ही। मैं अर्पण कुमार जी के कहने के मुताबिक अपनी आरंभिक यात्रा के बारे में बात करूं अगर, तो मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ और अशोक प्रसूति गृह में मेरी पैदाइश हुई, इसलिए मेरा नाम अशोक रख दिया गया। और इसलिए बिलासपुर मुझे बड़ा प्यारा है, अभी भी वो मेरी यादों में कैद है। और मैं कभी बिलासपुर गया तो अशोक प्रसूति भी गृह भी गया था देखने, और उन लोगों को मैंने बताया कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो बड़े खुश हुए। वहाँ की नर्स और ये सब पुराने लोग तो नहीं थे, पर जो नए थे वो भी बड़े खुश हुए। और मैंने उनसे अपना जन्म तिथि का प्रमाण पत्र चाहा। मैं कहा कि हाँ, मैं जन्म लिया था मैंने, और इतनी मेरी सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है, इस जन्म तिथि को आप ढूंढ के बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप 30 रुपए जमा कराइए और हम आपको ढूंढ के भेजेंगे, अपने माता पिता का नाम लिखवा दीजिए। तो मैंने वो लिखवा दिया और मेरे पास 2-4 महीने बाद मैं किस दिन जन्मा, किस समय जन्मा, ये आ गया। तो मुझे अपने बिलासपुर पे गर्व हुआ, वाह मेरा बिलासपुर कितना प्रोफेशनल है। और उस समय उनके पास कंप्यूटर भी नहीं था, तो रजिस्टर्स में देख देख के उन्होंने ढूंढा। तो उस बिलासपुर में मैं पैदा हुआ, वहाँ मेरी आरंभिक शिक्षा हुई और घर में साहित्यिक माहौल था। बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, जो आज एक आलोचक हैं बड़े, हिंदी में बड़ा नाम है उनका, तो वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो उनकी वजह से बहुत सारे साहित्यकार जो भी बिलासपुर आते थे उनको वो घर आमंत्रित करते थे। तो हमारे घर में नीरज आते थे, हरिवंश राय बच्चन आए, तो हम बच्चे इनको देखा करते थे, इन साहित्यकारों को। फिर बड़े होने पे और भी बड़े बड़े साहित्यकार, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, कारण जी, हबीब तनवीर, ये सब लोग हमारे घर आते थे जब भी रायपुर या बिलासपुर आए तो उससे एक संस्कार मिलता रहा पढ़ने लिखने का, और वही मेरी नींव में रहा। फिर मैं जब बड़ा हो गया तो बहुत ही फिसड्डी किस्म का विद्यार्थी था मैं। मुझे हिंदी साहित्य के अलावा किसी विषय में मजा नहीं आता था, तो और बड़ा फिसड्डी था। अब मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार, लेखक, कवि बनने की शायद ये भी एक शर्त है कि आप रेगुलर जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उसमें फिसड्डी रहें, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे कलाकार बन सकते हैं। क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है वो एक सामान्य ज्ञान तो देती है, पर कुछ गहराई नहीं देती, कोई रास्ता नहीं दिखाती, कोई जीवन दर्शन नहीं देती, सिर्फ रटी रटाए चीज़ें होती हैं। तो एकेडमिक एजुकेशन में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी बहुत सारी जीवन यात्रा के बारे में बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी टेलीविजन में है और उसके बारे में बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ, तो मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा। तो मुख्य बातें बताऊंगा, टर्निंग पॉइंट्स मेरी लाइफ के, तो जिसमें पढ़ना लिखना, कविता लिखना, ये सब चलता था। और करीब मैं 8th 9th में था तो पिताजी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी थे और उनका अंबिकापुर में ट्रांसफर हो गया था। तो अंबिकापुर में मैं और पिताजी थे बस, बाकी परिवार सतना में था। वहां मैंने, पिताजी को कुछ किताबें आती थी, पब्लिशर भेजते थे, तो उन्होंने शेक्सपियर के अनुवाद भेज दिए रांगे राघव के। तो मैं 8th 9th में मैं उसको यूं ही पढ़ने लग गया और धीरे धीरे मुझे उसमें मजा आने लग गया। और शेक्सपियर के मैंने लगभग सारे कॉमेडी ट्रेजेडीज पढ़ डाले और उसकी वजह से मेरा एक ऐसा संस्कार आया मेरे उसमें दिमाग में, और ड्रामा की समझ बढ़ी, डायलॉग लिखने की समझ बढ़ी,
कि कितनी खूबसूरती से वह राइटर लिखता है और कितना अच्छा ड्रामा पैदा करता है। तो मुझे, मेरी समझ में अभी तक मेरे लिए वो उस समय की पढ़ाई काम आती है। और मैं नए पटकथा लेखकों से ये कहूंगा कि शेक्सपियर को जरूर पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने से आप काफी स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटिंग सीख सकते हैं। और पढ़ना लिखना तो चलता रहा, और उसी चक्कर में मैं व्यंग वगैरह लिखने लग गया। तो अखबारों में छपता था, नवभारत रायपुर में इधर उधर छपता था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि वो कभी छपा, कभी खेत सहित वापस आ गया। तो कोई मुझे मिल नहीं पा रहा था कि क्या रास्ता हो मेरी अभिव्यक्ति का। और अचानक हबीब तनवीर साहब से मेरी मुलाकात हो गई एक वर्कशॉप में, जिसमें पहले हमारा काफी झगड़े से शुरुआत हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझे समझा, मैंने उनको समझा। मैं तो नासमझ था, उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी था। मैंने उनसे कहा था कि अभी क्या छत्तीसगढ़ी कलाकारों का नाटक दिखा रहे हैं हम लोग को 7 8 10 दिन की वर्कशॉप में। तो उन्होंने कहा तुम जाहिल हो, इडियट हो, तुम कुछ नहीं जानते नाटक के बारे में। और तो मैं नाराज हो गया था उनसे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, समझाया, अपने पास बिठाया, कहा पूरे वर्कशॉप में अपने पास बिठाया, और मुझे निर्देशन के गुण सिखाए कुछ, कि कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ब्लॉकिंग कैसे होती है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो कलाकार तुम देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के हैं लोक कलाकार, ये महान कलाकार हैं, इनको देख के ही तुम सब सीख जाओगे। और वाकई मेरी आंखें खुली। उसके बाद से हबीब तनवीर का मैं शिष्य जैसा बन गया, और मेरी रंग यात्रा शुरू हुई। चरणदास शोर का बड़ा असर हुआ मेरे दिमाग में, और मैंने भी नाटक करने की ठानी। और फिर रायपुर में अपना एक ग्रुप बना के हम लोग नाटक करने लग गए, और पागलों जैसे नाटक करने लग गए। एक नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू, दूसरा है तो तीसरा शुरू। ऐसे नाटक हमारे ऊपर नशे की तरह से छा गया, और मैंने कई सारे नाटक किए वहां। और उसके बाद फिर मेरे एक मित्र एनएसडी एडमिशन के लिए जा रहे थे, तो मेरा भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। मैं वहां पहुंचा दिल्ली। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एनएसडी जाऊं। मुझे लगता था एक तो मेरा यहाँ एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। दूसरा, मेरा कोई सोर्स सिफारिश नहीं है। हालांकि सोर्स सिफारिश नहीं होता था उस समय, फिर भी कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो ऐसा लगता है कि सोर्स सिफारिश वालों का ही होता है, पर वहां ऐसा नहीं हुआ। और बड़ा रोचक मजेदार हमारा इंटरव्यू हुआ, और लकली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए एक सुंदर रास्ता खुल गया, और वहाँ 3 साल की पढ़ाई मैंने की। फिर वहां से निकलने के बाद क्या करें, तो मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। मैंने रेपर्टरी ज्वाइन नहीं किया, और फ्रीलांसिंग शुरू करके मैंने दिल्ली क्लॉथ मिल्स था वहाँ, वहाँ के वर्कर्स के साथ काफी काम किया। उनकी रामलीला, कृष्ण लीला किया, बजे ढिंडोरा और खून का रंग एक नौटंकी मेरी लिखी हुई वहाँ के कलाकारों के साथ किया। ऐसा करके मैं काफी नाटक बने, ब्रेख्त के नाटक, मोलियर के नाटक, शेक्सपियर के नाटक, ये सब मजदूरों के साथ वहाँ किया। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वो जो मजदूर आते थे दिन भर की ड्यूटी करके सवेरे 8 बजे से शाम 6:30 7 बजे तक सीधे रिहर्सल में आते थे। और मैं डिसिप्लिन का बहुत पक्का था कि इस टाइम पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। और वो उस टाइम पे पहुंचते थे, भागते भागते भागते, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और हम वहां रंगमंच करते रहे। फिर दिन का समय मेरा खाली होता था, तो मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में मेरी ड्रामा टीचर की नौकरी लग गई। तो वहां मैं ड्रामा सिखाने लग गया बच्चों को। और उसके बाद एक समय के बाद मुझे लगा, 7 साल मैंने गुजारा 82 में एनएसडी पास करने के बाद। 87 तक मैं दिल्ली में रहा और थिएटर करता रहा। फिर वहां से मेरा दिल्ली से कहीं और जाना चाहिए। कोई मुझे लगा कि जहाँ यहाँ जितना काम करना था मैंने कर लिया है, और कुछ नए अवसर ढूंढने चाहिए। तो मैं बम्बई आ गया, और बम्बई आके मैं श्याम बेनेगल जी से मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि श्याम बेनेगल
का सिनेमा मुझे बहुत आकर्षित करता था, और जब भी हम लोग देखते थे, उस पर सेमिनार करते थे रायपुर में, तो मैं उनसे मिला। और उस समय वो भारत एक खोज बना रहे थे, तो उनकी एक राइटर्स की टीम थी जिसको शमा जैदी लीड कर रही थी, और सुनील शानबाग उनके सहयोगी थे, बसंत देव जैसे बड़े राइटर थे, और बहुत सारे राइटर थे, अतुल तिवारी भी थे उसमें। तो मैंने श्याम बाबू से कहा कि मुझे काम दीजिए कुछ। मेरी एक किताब प्रकाशित हो गई थी, बजे ढिंढोरा, वो मैंने उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप कल से आइए, हमारे साथ काम कीजिए। और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी जो अंग्रेजी में थी। उन्होंने कहा इसका हमको हिंदी रूपांतरण चाहिए, तो आप इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी रूपांतरण करके कल 9 बजे तक लाइए दिन में। और मेरी अंग्रेजी बहुत खराब थी, ठीक है अभी भी है। तो मैं वो ले तो आया, मैंने कहा अब क्या करूं मैं। तो मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात किया, तो मेरे दोस्त भी अंग्रेजी नहीं जानते थे, जो दुर्भाग्य से। तो उन्होंने कहा तू डिक्शनरी ले आ और उसको देख देख के शब्दों का मतलब निकाल और लिख। तो मैंने शब्द डिक्शनरी ले आया और उस शब्दों का अर्थ देख देख के मैंने अपना वो अंदाज लग गया मुझे कि ये स्क्रिप्ट कहना क्या चाहती है, और उसके हिसाब से मैंने वो लिख डाला। और सवेरे श्याम बाबू के पास पहुंच गया, उनको सुनाया। तो वो महाकवि भास का नाटक था, उसको उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आपने अच्छा किया है, वेरी गुड। लेकिन मैं चाहता था कि ये रियलिस्टिक ज्यादा हो, यथार्थवादी ढंग से अगर आप इसको लिखते तो अच्छा होता। लेकिन आपने इसको काव्यात्मक बना दिया है। तो मैंने कहा सर मैं वैसा लिख दूंगा, यथार्थवादी ढंग से लिख दूंगा अगर आपको ऐसा चाहिए तो। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि महाकवि भास महाकवि थे, तो उनकी किसी भी कृति में एक तरह की कविता मुझे लगा कि जरूरी है। तो श्याम बाबू बहुत ही खुले दिमाग के निर्देशक हैं, बड़े विचारवान, ज्ञानी, समझदार। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट सोचा, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यस यू आर राइट यू आर राइट, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगा यार ये कितना बढ़िया निर्देशक है, कितना बढ़िया आदमी है, जिसको मैंने कुछ जानता नहीं हूं मैं, और फिर भी मैंने किया और उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया और मेरी बात को समझा भी। वहां से श्याम बाबू के साथ मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ। फिर मैं शमा जैदी जी के टच में आया, सुनील शानबाग के टच में आया। तो ये लोग भी हम सब मिलके काम कर रहे थे उसमें। शमा आपा स्क्रीन पे तैयार कर रही थी, सुनील शानबाग, शमा आपा, मैं बसंत देव उसके हिंदी संवाद लिख रहे थे। तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। और जब वो सीरियल आया तो उसमें क्रेडिट में भी मेरा नाम, पहले 5-6 नामों में मेरा नाम भी डाला श्याम बाबू ने, और उससे मुझे बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि अच्छा। दूसरा ये था कि मैं एनएसडी से आया था, तो मेरे पास एक नाटक की समझ थी, पढ़ लिख के आया था मैं, एक तैयारी करके आया था। इसलिए मुझे काम की कभी कमी नहीं पड़ी बम्बई में, कुछ ना कुछ काम मुझे हमेशा मिलता रहा, और ज्यादा संघर्ष भी मुझे कभी नहीं करना पड़ा। मैं जहां भी गया, जिस ऑफिस में गया, वहां से मुझे काम मिला। तो ये मेरी एक तरह की यात्रा है। उसके बाद से फिल्में लिखता रहा मैं, और सईद मिर्जा के संपर्क में आया। श्याम बाबू के साथ तो लंबा संपर्क रहा मेरा, मैंने उनकी 3 फिल्में लिखी और कई सीरियल लिखे उनके जो अनोखे थे। तो उनके साथ मैं ग्रो बहुत करता था। श्याम बाबू के साथ मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, और मुझे लगता था कि बाकी जैसा सिनेमा बन रहा है वैसा तो मैं कभी भी लिख लूंगा, लेकिन श्याम बेनेगल के साथ कुछ भी लिखने का काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने उनका साथ पकड़ा हुआ है और लिखता रहता हूँ उनके लिए। अभी एक और फिल्म मैंने उनके लिए लिखी है, जो देखिए कब बनती है। बंग बंधु के पहले मैंने लिखी थी और वो बनने वाली थी, लेकिन उनको बंग बंधु का काम आ गया तो उनको वो करना पड़ा, और शायद उसके बाद वो फिल्म बने जो मैंने उनके लिए लिखी है। तो उनके साथ मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगा। ये मेरी एक संक्षिप्त में मैंने अपनी यात्रा बता दी। अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा डिटेल सुनना है तो आप गुफ्तगू देख सकते हैं,
उसमें मैंने डिटेल से बात किया है, यूट्यूब में है वो। जी अर्पण कुमार जी। जी मित्रों, अशोक मिश्र जी जब अशोक जी कुछ देर के लिए कृपया अपना माइक म्यूट कर दें। जी जी शुक्रिया। मित्रों, अशोक मिश्र जी जब बात करते हैं तो उसमें भी एक किस्सा गोई का तत्व हमें देखने को मिलता है। यह किसी पटकथाकार के लिए, किसी नाटककार के लिए एक कुछ जरूरी तत्वों में से एक तत्व है जो हम इनके यहां देखते हैं। संक्षेप में अशोक जी ने अपनी यात्रा पर बात की और इस पूरी यात्रा में, इस रचनात्मक यात्रा में कई चीजें हैं जिनके विस्तार में वे जानबूझकर नहीं जा रहे, क्योंकि हमें विषय पर ही रहना है। पटकथा लेखन जो आज का विषय है और जो अशोक जी के लिए दिया गया है टाइटल, वह टाइटल यह है कि पटकथा लेखन पब्लिक सिनेमा के विशेष संदर्भ। इस शीर्षक की भी कुछ अपनी कहानी है जो स्वयं अशोक जी बताएंगे, लेकिन एक कैसे पटकथाकार हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक तथ्य, एक वाक्य का, वह यह कि इन्होंने 10 फिल्में, फुल लेंथ की फिल्में लिखी हैं, जिनमें से 5 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह आसान नहीं है मित्रों, और इन 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से 2 ऐसे हैं जो इन्हें निजी रूप से मिले हैं, पटकथा लेखक के रूप में मिले। तो हम पहले अपने इस शीर्षक को ही जस्टिफाई करते हैं और अशोक जी से पूछते हैं कि वे कृपया बताएं, पब्लिक सिनेमा जिसको बड़ा पसंद करते हैं और जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, एक मानीखेज उसका एक अर्थ हमारे सामने लाते हैं, तो कृपया पब्लिक सिनेमा जिसको लेकर अशोक मिश्र समर्पित भी हैं और जिससे समझौता भी नहीं करते, और कई बार कुछ दूसरी फिल्मों के चेक इनके पास रखे रहते हैं और वे इस कसौटी पर उनको खरा ना पाकर उसमें काम भी नहीं करते। तो हम इस विषय पर पहले अशोक जी को सुनते हैं। अशोक जी कृपया माइक को अनम्यूट कर लें। पब्लिक सिनेमा की जो अवधारणा है वो कोई अनोखी नहीं है। सिनेमा पब्लिक के लिए ही होना चाहिए, और जैसे कि जन नाट्य होता है, तो जन नाट्य एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी तरह जन सिनेमा भी होना चाहिए। पब्लिक सिनेमा का मतलब फार्मूला सिनेमा नहीं होता है, और फार्मूला सिनेमा एक अलग चीज होती है जिसमें एक चार्ट की तरह से बनाया जाता है और सब लोग तरह तरह के फार्मूले डाल के बनाया जाता है, जिसमें हीरो प्रधान होता है और वो नाच गाना करते हैं, सब मारपीट होती है, धूम धड़ाका होता है और कहानी पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन पब्लिक सिनेमा वो होता है जो जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो, लोगों को उसमें से मनोरंजन भी मिले, लोगों का सुख दुख जो है वो उसमें झलके और लोगों से वो सिनेमा जुड़े। ऐसा सिनेमा हमारे यहाँ बहुत बनता रहा है। पहले की सारी फिल्में लगभग पब्लिक सिनेमा ही होती थी और सारे 3-3 साल चलती थी, 2-2 साल चलती थी, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी और जनता उस फिल्म में अपने सुख दुख को देखती थी। मदर इंडिया हो, चाहे सुजाता हो, बंदनी हो, तमाम फिल्में उस दौर की, उसमें जनता को लगता था कि हमारा सिनेमा है। और हम, क्योंकि उस समय जो फिल्म मेकर थे वो जिंदगी से जुड़ के आए थे, जड़ और जमीन से जुड़े हुए सिनेमाकार थे। लेखक जो थे वो बहुत
ज्ञानी गुणी थे, तालीम याफ्ता थे और दूर दूर से गांव से आए थे। कैफी आजमी साहब, मजरू सुल्तानपुरी और भी तमाम लेखक जो थे उस दौर के, वो सब छोटी जगहों से आए थे और अपने परिवेश को अच्छे से जानते थे, अपने लोगों को जानते थे। इसलिए वो पब्लिक का सिनेमा लिख पाए और उनके सिनेमा में लोगों के दुख दर्द नजर आए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते गए, मेरे बहुत सारे मित्र आते जा रहे हैं। मदन शुक्ला जी आए हैं, सुशील शिरू आए हैं, तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। और तो इसलिए वो सिनेमा सही था। लेकिन आज जो सिनेमा है वो जनता से कटता जा रहा है। जो ज्यादातर सिनेमा, जो हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसमें जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो पब्लिक से जुड़े हुए नहीं हैं। पब्लिक तो उनसे जुड़ी हुई है, पब्लिक तो जानती है कि ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये आमिर खान है, ये जावेद साहब है, ये सलीम साहब है। लेकिन सिनेमा वाले लोग पब्लिक को कितना जानते हैं, ये थोड़ा सा आजकल संदेहास्पद होता जा रहा है। खुद कट गए हैं, दूर हो गए, ऐसा मुझे लगता है। तो जरूरी है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक के साथ जुड़ के सिनेमा लिखना चाहिए। इसीलिए मैं कोई भी फिल्म लिखता हूँ तो मैं उस फिल्म पर एक रिहर्सल करता हूँ। रवि झांकल जी आए हैं, जो बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं और हमारे साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं और अनोखे किस्म के अभिनेता हैं। मेरी फिल्म समर में उन्होंने कमाल का रोल किया है और भारत एक खोज में बहुत अच्छा काम है उनका। कई सीरियल और कई फिल्में खाते में है, तो वो आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मित्रों, हम सिनेमा किसके लिए बनाते हैं? पब्लिक के लिए बनाते हैं। जैसे मणि कौल साहब हैं, मणि कौल साहब या कुमार शाहनी साहब हैं, इन लोगों ने प्रयोग किए सिनेमा में और कुछ ऐसा ऐसा सिनेमा बनाया उन्होंने जो आम पब्लिक के लिए नहीं है, जिसको आम पब्लिक देखेगी तो माथा पीटेगी, सिर पटकेगी। लेकिन हम इनको खारिज नहीं कर सकते, न मणि कौल को, न कुमार साहनी को, न इस तरह के और फिल्म मेकर को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग कर रहे थे। सिनेमा में प्रयोग करना बहुत कठिन काम होता है, करने नहीं दिया जाता, फंड नहीं होते, पैसा लगता है। जिसका पैसा लगता है वो कहता नहीं नहीं ऐसा प्रयोग मत करो जो चले ना। पर कोई भी कला अगर प्रयोग ना की जाए तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सिनेमा हो। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम आजकल बहुत सारा सिनेमा ऐसा बन रहा है, वेब सीरीज ऐसी बन रही हैं जो पब्लिक को समझ रही हैं, समझ रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं जो समझना शुरू कर दिए हैं, चैतन्य धमाने हैं, अनुराग कश्यप हैं और भी कई निर्देशकों का नाम मैं ले सकता हूँ, जो जनता की नब्ज को पकड़ रहे हैं और ऐसा सिनेमा बना रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता उसको अप्रिशिएट करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता, सिनेमा क्या है, एक सामूहिक अनुभव होता है। वो नॉवेल आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कविता आप कितनी भी एब्सर्ड पढ़ सकते हैं और नाटक आप एब्सर्ड देख सकते हैं क्योंकि उसमें कम लोग देखते हैं, लेकिन सिनेमा को पूरी दुनिया देखती है और ज्यादातर सिनेमा आम आदमी द्वारा देखा जाता है। खास लोग भी देखते हैं पर आम आदमी ज्यादा देखता है। तो आम आदमी की क्या समझ है, क्या उसकी सोच है, क्या चीजें वो पसंद करता है, क्या चीज समझता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर शेक्सपियर के नाटक हैं। शेक्सपियर के नाटक ऐसे हैं जिसमें भूत प्रेत आते हैं, जिसमें षड्यंत्र है, साजिश है, मर्डर है, खून है, जिसके अनोखे चरित्र हैं, प्रेत हैं, चुड़ैलें हैं। ये सब जो चरित्र हैं शेक्सपियर के नाटकों में, ये सब रिक्शे वाले को भी अगर आप दिखाएंगे, एक सामान्य मजदूर को भी दिखाएंगे ना, तो उसको नाटक बहुत प्रभावित करेगा, उसमें बस जाते हैं। और जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं वो शेक्सपियर पे आज तक रिसर्च करते रहते हैं, स्कॉलर काम करते रहते हैं कि शेक्सपियर ने ऐसा क्यों लिखा, इस लाइन का क्या मतलब है। तो यानी वो सबके लिए था नाटककार, शेक्सपियर जो था।
सब सारी दुनिया के लिए रचता था, सारे लोगों के लिए रचता था, कोई एक खास लोगों के लिए नहीं रचता था, वो खास अभिजात वर्ग के लिए नहीं रचता था। ऐसा ही हर महान नाटककार, हर महान लेखक होता है जो सबके लिए लिखता है, जनता के लिए लिखता है, लोगों के लिए लिखता है। चाहे वो कालिदास हो, भास हो, भूभूति हो, और अपने टॉलस्टॉय हो, चेखव हो, तमाम जो लेखक हुए हैं बड़े महान, उनकी कहानियां बहुत सहज है। प्रेमचंद, उनकी कहानियां बहुत सहज हैं, वो लोगों तक सीधे पहुंचती हैं। उनके लिए बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है उनको समझने के लिए। तो सिनेमा भी ऐसा होना चाहिए जो फार्मूलेबाजी ना हो, जिसमें सरलीकरण तो हो पर सरलीकृत ना हो। ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। सिंपल और सिंप्लीफिकेशन और सिंपलाइज, ये तीनों में बड़ा फर्क होता है। जैसे हास्य और हास्यास्पद में फर्क होता है। तो सरल तो होना चाहिए पर बहुत सरलीकरण उसका नहीं होना चाहिए। फार्मूला सिनेमा बहुत सरल कर देता है, इतना ज्यादा सरल कर देता है कि उसका और कोई अर्थ ही नहीं होता है। जो वो दिखा रहे हैं वही उसका अर्थ होता है, बाकी वो पोला होता है। जैसे हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए, इसका बस यही एक अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं इसकी पोएट्री में। तो इसलिए सरल तो सिनेमा होना चाहिए, क्योंकि वो जनता बहुत, उसकी रेंज बहुत दूर तक होती है और आम आदमी के लिए होता है वो। लेकिन उसमें वही जटिलता होनी चाहिए उसके विचारों में। जैसे प्रेमचंद की कहानियां सरफेस पे बहुत सरल हैं, पर उसके अंदर जाइए आप तो बहुत ही जटिल होती हैं। तो वो जटिलता मनुष्य स्वभाव की, मनुष्य दिमाग की, मनुष्य के अनुभव की तो होनी ही चाहिए हर सिनेमा में। उसको सरल कर देंगे तो मजा खत्म हो जाएगा। तो वो रखिए और सरल सिनेमा बनाइए तो आम जनता तक पहुंचेगा। मैंने तो जो भी फिल्में लिखी हैं, वेलकम टू सज्जनपुर या वेल्डन अब्बा, इन्हें मैंने बड़ा सरल उसको रखा है, उसका फ्लेवर बड़ा सरल है। सईद मिर्जा साहब से जब मैं पहली बार मिला था, तो बड़े सिनेमा मेकर थे, FTIA के पास आउट थे। तो उन्होंने जब मुझे फिल्म लिखने के लिए कहा तो मैंने उनसे यही कहा कि सर मैं बहुत सरल सी फिल्म लिखना चाहता हूँ। मैं कोई आर्टिस्टिक या ऐसा फिल्म में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं आर्ट फिल्म नहीं लिखना चाहता, ना मैं कमर्शियल सिनेमा लिखना चाहता, मैं जन सिनेमा लिखना चाहता हूँ, जो पब्लिक का सिनेमा। कोई सिनेमा ऐसा नहीं हो सकता अच्छा सिनेमा जिसमें आर्ट ना हो। कोई अच्छा सिनेमा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कॉमर्स न जुड़ा हो। ये तो जरूरी शर्तें हैं, पर इसके लिए कोई कंप्रोमाइज करना ठीक नहीं है। इसके लिए आर्ट सिनेमा वाले बहुत आर्टिस्टिक होने लग गए थे एक जमाने में, और कमर्शियल सिनेमा वाले बहुत कमर्शियल होने लग गए थे। तो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी उनको, ऐसा लग रहा था। और मदन शुक्ला जी कह रहे हैं जनता से जुड़ाव ही लोकप्रियता दिलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जनता से जुड़ेंगे तो जरूर लोकप्रिय होंगे। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर हम देखें तो मोदी जी क्यों सफल हैं, कि वो जनता से कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं। मैं उनकी विचारधारा या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय है कि वो कनेक्ट कैसे करते हैं पब्लिक से, और वो कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं, और इसीलिए लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। तो कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आपका सिनेमा अगर कनेक्ट नहीं कर रहा है पब्लिक को तो सिनेमा अच्छा नहीं है। अभी अभी कमर्शियल सिनेमा वाले कनेक्ट करने के लिए क्या करने लग गए हैं, उसमें वो आइटम सॉन्ग डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, स्टार को लेके आएंगे बड़े बड़े, ताकि पब्लिक खींचे, पब्लिक जुड़े। वो कहानी पे नहीं जा रहे हैं, वो पटकथा पे नहीं जा रहे हैं कि उसको अच्छी करें, उसको बढ़िया बनाएं। उसको गर्म हवा जैसा क्यों नहीं बनाते आप? आज का सिनेमा क्यों नहीं बनता? बड़ी समस्या है वो। या इवन आप देखिए कि हमारे समय के जो कमर्शियल सिनेमा भी है, दीवार, जंजीर, ये कितनी अच्छी फिल्में हैं। शोले कितनी अच्छी फिल्म है। उसमें आप बहुत सारे, उसमें का लेयर बहुत सारा है। उसके सरफेस में जो कुछ है उसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो पब्लिक सिनेमा का मैं पक्षधर हूँ और पक्षधर रहना भी चाहता हूँ। और यही है। जैसे रामायण उदाहरण है, कैसे रामायण रामचरितमानस जो है, रामायण और रामचरितमानस में यही फर्क है। रामायण जो है वो संस्कृत में था और एक तरह का अभिजात वर्ग के लिए था। तुलसीदास ने उसको रामचरितमानस कर दिया और अवधि में
लिखना शुरू किया, तो वो जनमानस में पहुंच गया फट से। और फिर भी उनका नहीं मन आया तो वो मंच पे जाके उसको रामलीला करने लग गए बनारस में, ताकि मंच पे उसको देखें लोग। किरण कुमार मोदक जी को विल्डन अब्बा का हैदराबादी लहजा ही नहीं, ग्रामीण परिवेश की सच्ची तकलीफ भी नजर आई। धन्यवाद, आपको फिल्म पसंद आई। तो तुलसीदास ने जो काम किया या कबीर जो काम करते थे, कबीर में कितनी गहराई है और कितने सहज हैं कि हर चीज समझ में आती है, हर किसी को समझ में आती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या गांव का अनपढ़ आदमी हो। मसी कागज छुए नहीं, कलम धरो नहीं हाथ। उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो कभी स्याही कलम छुआ ही नहीं। उस तरह का लेखन बड़ा जरूरी है। और ऐसा सिनेमा हमेशा ग्लोबल होता है, जिसको आप पब्लिक जन सिनेमा कहते हैं, वो बहुत ही ग्लोबल होता है। जैसे कि पैरासाइट एक फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, वो जनता की बात करते थे, वो गरीब तबके की बात करते थे। उस फिल्म में गरीब तबके की बात है और कितनी खूबसूरती से उन्होंने उस फिल्म में दिखाया है उसको। ऐसी तमाम फिल्में आती रहती हैं। और जब आप पब्लिक से जुड़ेंगे, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप सिनेमा में हो, चाहे साहित्य में हो, आप पब्लिक से जुड़िए और पब्लिक का रिस्पॉन्स देखिए। फिर क्या वजह है कि रघुवीर सहाय की कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं? क्योंकि उनकी कविताएं बहुत सहज हैं। वो क्या है जो इस जूते में गड़ता है, ये कील कहाँ से रोज निकल आती है, इस दुख को क्यों हर रोज समझना पड़ता है। कितनी अच्छी बात है और कितने अच्छे ढंग से कही गई है। ये और तमाम कवियों की, कुंवर नारायण जी की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, तमाम लोग हैं। विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं, बहुत सुंदर जानकारी बोल रही हैं, धन्यवाद। तो इसलिए मैं पब्लिक सिनेमा को बहुत पसंद करता हूं और वैसे ही जिंदगी से मैं बना रहता हूं। खुद भी मेरे को छद्मता पसंद नहीं है। मैं जब हूं जैसा हूं मैं ठीक हूं। मैं आडंबर पसंद ही नहीं करता हूं। और जैसा कि अर्पण भाई ने बताया कि बहुत सारे चेक मेरे पास पड़े रहते हैं, बहुत सारे तो नहीं पर हैं कुछ चेक मेरे पास जो बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर था मुझे। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस लोग की कहानी है, और मैंने उनको नहीं लिखा। मुझे लगा कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम करने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं एक आध दो बार कोशिश किया भी मैंने कि एक दो घटिया फिल्में लिखने की कोशिश भी की। मेरे पास आर्थिक कुछ तंगी थी, सुधा दीदी को प्रणाम। तो मेरे पास आर्थिक तंगी भी थी, तो मैंने एक दो सोचा कि यार चलो ऐसे फार्मूला फिल्म भी लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख पाया। मुझे लगा कि ये काम बड़ा कठिन है भाई, मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए अच्छी फिल्म लिखना, मेरे लिए कुछ गहरी बात कहना वाली फिल्म लिखना ज्यादा आसान होता है। ऐसी चटपटी फिल्में चाट मसाला डाल के लिखना बहुत कठिन होता है। और जो लोग ये कर पाते हैं वो मालूम नहीं किस काबिलियत के बल पे कर पाते हैं। तो मेरी तो पब्लिक सिनेमा के बारे में यही अवधारणा है। मदन शुक्ला जी कह रहे हैं कि फूला देशपांडे का किस्सा है, जब उनसे पूछा गया कि आप किसके लिए लिखते हैं तो वो एक तांगे वाले के पास उसे ले गए। देखिए क्या बढ़िया बात है, क्या सुंदर बात है। तो मैं भी, मेरे चरित्र देखिए आप सिनेमा के क्या हैं, कहाँ कौन से। मैं सत्यजीत रे से बहुत प्रभावित हूँ। सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल ये दो मेरे गुरु हैं सिनेमा के। तो सत्यजीत रे क्या कहते थे कि मैं हीरो नहीं बनाता, मैं आम आदमी को चरित्र बनाता हूँ। और उनकी फिल्में पब्लिक सिनेमा है। जब वो कलकत्ता में लगती थी तो हाउसफुल होती थी और टिकट ब्लैक में बिकती थी सत्यजीत रे की फिल्में। और विदेशी मुद्रा उनकी फिल्मों से जितनी मिली है उतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल सिनेमा से विदेशी मुद्रा नहीं आई है हिंदुस्तान में। तो ये इस तरह का जो सिनेमा है। और गॉडफादर के निर्देशक जो थे कोपोला, उन्होंने श्याम बेनेगल सजीत रे साहब की फिल्म देखने के बाद, वो दोनों दोस्त भी थे, उन्होंने ये कहा था कि सजीत रे के सिनेमा से हमने जाना कि इंडियन लाइफ क्या है, भारतीय सिनेमा क्या है, और इंडियन जीवन शैली कैसी है, भारतीय जीवन शैली कैसी है। चरण सलूजा भाई को नमस्कार, इन्होंने हमारे साथ कई फिल्मों में काम किया है। वेल्डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, हैदराबाद में रहते हैं, कनाडा में बहुत समय तक रहते हैं। तो
ये इसलिए मुझे लगता है कि सचित्र रे का सिनेमा देखिए पब्लिक सिनेमा है, आम आदमियों की कहानी है, आम तरह से कही गई कहानियां हैं, कोई कठिन नहीं है उनका सिनेमा। श्याम बेनेगल की फिल्म देखिए आप, मम्मू, कितनी बढ़िया कहानी है। जुबेदा, हरी भरी, शमा जयदी जी ने लिखा उसकी पटकथा, कितनी अच्छी कहानियां हैं, कितने वेरिएशंस हैं कहानियों में, और सब आम लोगों के लिए है वो फिल्में। आम आदमी उसको देख सकता है, आम आदमी पसंद करता है। अंकुर, मंथन, ऐसा सिनेमा जो सार्थक भी हो, जिसका कोई अर्थ भी हो जीवन के लिए, लोगों के लिए, ऐसा सिनेमा मुझे लगता है कि अच्छा रहता है और ग्लोबल रहता है, यूनिवर्सल होता है और कालजयी होता है। मदर इंडिया जैसे कालजयी फिल्म है, कभी भी आप देखिए पुरानी नहीं पड़ेगी। तो मैं उसी परंपरा का लेखक अपने आप को मानता हूँ, और उसी तरह से लोगों के लिए जन सिनेमा लिखता रहता हूँ। कोई ऐसी फिल्म मैं नहीं लिख पाता जिसकी कहानी बड़ी आर्टिफिशियल हो, बनाई गई हुई हो। मुझे लगता है ये कहानी जिंदगी में कहीं है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। वही फार्मूला, वही फार्मूला, वही फार्मूला, कहता हूँ नहीं, ये कहानी मैंने जिंदगी में नहीं देखी है, जिंदगी में ऐसी कोई घटना मैं कभी सुना भी नहीं हूँ, ना टीवी में देखा, ना अखबार में देखा। ये किस लोग की कहानी है? ये लोग मुझे आकर्षित नहीं करता, ये बनावटी कृत्रिम लोग। तो इसलिए मैं उसको मना कर देता हूँ, और ऐसी सिनेमा की तलाश में रहता हूँ जिसमें कुछ साहित्य हो, जिसमें कुछ बात हो गहरी। जी अर्पण जी। जी, इस यात्रा को, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अशोक जी, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हमारे तमाम साथीगण, साहित्य, फिल्म, थिएटर और अन्य कई विधाओं से जुड़े हुए मित्रगण हैं। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। कई हमारे मित्रगण अपनी टिप्पणियों से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, और बाकी जो देख रहे हैं उन सभी मित्रों का भी। अशोक जी, किसी भी लेखक के लिए या कलाकार के लिए उसकी पहली फिल्म का बड़ा महत्व है। उसके मिलने की कहानी और काम मिलने के बाद का रोमांच, और उसको भली भांति कर पाने की कोशिश। तो कृपया हमारे मित्रगणों को अपने उस अनुभव के बारे में बताएं, आपकी पहली फिल्म। अशोक जी, माइक को अनम्यूट करें। तो जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद, थिएटर करने के बाद बंबई आया, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए सिनेमा में, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ आया था डायरेक्टर बनने के लिए मुंबई, क्योंकि मैं ड्रामा में प्लेस डायरेक्ट करता था, लिखता भी था नाटक, पर ज्यादातर मैं प्लेस डायरेक्ट करता था। तो मैं यहाँ सिनेमा डायरेक्ट करने के लिए ही आया था मुंबई में, और आते साथ मुझे एक फिल्म का वो भी मिला, ऑफर भी मिला, जिसे मैंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं जानता नहीं हूँ। So many commercial films makers trying to use language in their film. What is the say in that? हाँ, तो मुझे ऑफर भी मिला, लेकिन मैं ने उनको मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, फिल्म डायरेक्शन एक टेक्निकल मीडियम है, ड्रामा डायरेक्शन टेक्निकल मीडियम नहीं है, उसमें टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है उतनी, ज्यादा से ज्यादा लाइट इन्वॉल्व। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा डायरेक्ट, पहले मुझे थोड़ा सीखने समझने तो दीजिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, करके मैंने वो छोड़ दिया, लिखा नहीं मैंने। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं कहा मैं यार लिखता भी हूँ, और यार लेखकों की बड़ी जरूरत है सिनेमा में, फिल्म लेखन में। तो मैंने सोचा कि मैं लिखने का काम क्यों ना पकड़ूं। तो मैंने सोचा कि रवि झांकल जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिसका जरूर मैं जवाब दूंगा, और पहले ये बात मैं कंप्लीट कर लूं।
तो मैंने सोचा कि यहाँ लेखकों की कमी है, अगर हम लेखक बन जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लिखते लिखते मैं डायरेक्टर के संपर्क में रहूंगा, डायरेक्शन देखूंगा और मैं फिर डायरेक्शन सीख जाऊंगा देखते देखते, डायरेक्टर के करीब रहने की वजह से। और अगर मैं किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो मुझे 5वां असिस्टेंट डायरेक्टर पहले बनाया जाएगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो मेरे क्रिएटिविटी के 5-7 साल तो यूं ही बेकार चले जाएंगे। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर बनना कबूल नहीं किया और मैंने सीधे मगर लिखने के रास्ते से मैं अंदर घुसता हूँ, चक्रव्यूह को भेज देता हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैं लिखने की कला थी मुझ में और मुझे काम मिलने लग गया। तो मैं इनके संपर्क में आया, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, इनके संपर्क में आया। और अजीज मिर्जा ने मुझे एक सीरियल बना रहे थे वो इंतजार, उसमें मुझे उन्होंने कुछ एपिसोड लिखने का काम दिया। उसमें मैंने गाने भी लिखे और कुछ काम भी, संवाद भी लिखे। और जब मैंने उसको संवाद लिखे अजीज भाई के लिए पहला एपिसोड में, तो वो किसी लेखक से लिखवा रहे थे और वो लेखक उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। मैं बैठा था उनके पास काम के लिए, मैं पहली बार उनसे मिलने गया था। वो अपने लेखक को डांट रहे थे बुरी तरह से और काफी देर, 2 घंटे तक मैं चुपचाप सहमा हुआ था, भीगी बिल्ली बना बैठा रहा उनके पास और मन ही मन सोचता रहा कि अरे बाप रे यार, ये डायरेक्टर तो बहुत ही डांटता है यार, इसके साथ कैसे लिखना होगा, लिख नहीं पाऊंगा मैं। और इतना मैं भीरू बन गया था कि उठ के जा भी नहीं पा रहा था। तो मैं बैठा रहा। उसके बाद अंत में उन्होंने कहा कि शाम के 5-6 बज गए कि कल आप इसको लिख के लाइए, ऐसा उस राइटर से उन्होंने बोला। बोला सर कल तो मेरी रेडियो में रिकॉर्डिंग है। तो बस अजीज भाई भड़क गए, गुस्से, काफी गोरे हैं वो, तो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो फिर आप मत लिखिए एपिसोड, जाइए आप। अब वो बेचारे चले गए। तो अजीज भाई ने मुझसे कहा कि आपने सुना है सब जो मैं चाह रहा था, क्या आप लिख सकते हैं? तो मैं कहा सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मेरा लिखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो राइटर लिख रहे हैं वो उन्होंने काफी मेहनत की है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले नहीं 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 नहीं, वो हमारे मित्र हैं, हमारा ऐसा चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, आप कोशिश कीजिए और कल लिख के लाइए 9 बजे। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मुझे स्क्रीन प्ले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं इधर पूछ रहा हूँ, उधर पूछ रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा है। खैर जैसा भी मुझसे बना, और मैं अपने घर आया रात को 9-10 बजे, समुद्र के किनारे बैठा रहा, रोमियो के ढाबा में खाना, टाइम पास कर रहा था मैं। कोई भी राइटर लिखने को टालता है बुरी तरह से कि अभी थोड़ी देर में लिख लूंगा, थोड़ी देर में लिख लूंगा। तो अनुराग त्रिपाठी जी भी हैं और आप साइंस के हैं, प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं टालता रहा लिखने को, समुद्र के किनारे टाइम पास कर, मेरा दिमाग शून्य हो गया और मुझे 9 बजे 10 बजे सवेरे उनको सुनाना है लिख के एपिसोड। तो खैर किसी तरह से मैं घर पहुंचा, तो रात के 10 बजने वाले थे। तो वहां मैं कहा चलो यार थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, मैं टाल रहा हूँ लिखने को। फिर मैंने न्यूज देखा, न्यूज के बाद उसमें खबर आई कि आज रात सिनेमा में हम आपको तारकोवस्की की फिल्म दिखाएंगे, सोलारिस। तो मैंने कहा यार तारकोवस्की का नाम तो बहुत सुना है, चलो उसकी फिल्म कोई देखी नहीं है, ये थोड़ी देर देख लेते हैं फिर लिखते हैं। अब मैं वो देखने लग गया, तो उस फिल्म ने मुझे बांध लिया, मैं सब कुछ भूल गया, मुझे लिखना है, क्या करना है, और ये है वो है। और वो फिल्म काफी लंबी थी, तो जब वो खत्म हुई तो रात को 12 बज गए थे करीब। उसके बाद फिर मैंने कहा अरे मैंने तो काफी समय अपना खो दिया, अब क्या करूं? तो मैंने कहा अब लिखते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया
और सवेरे 6 बजे तक लिखता रहा। मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। लिखने के बाद मैं पढ़ भी नहीं पाया कि मैंने क्या। संजीव बख्शी जी को नमस्कार। मेरा मेरा सौभाग्य है कि आप आए हैं। और संजीव बख्शी जी बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। इनके उपन्यास भूलन कांदा को बहुत सराहा गया है, उसके कई भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं। और संजीव बख्शी जी की भूलन कांदा पर जो फिल्म बनी थी, मनोज वर्मा जी ने बनाया था, उसमें मुझे एक बड़ा रोल करने का सौभाग्य भी मिला, एक्टिंग करने का सौभाग्य मिला है। तो खैर, मैं लिख के तैयार होके ठीक 9 बजे पहुंच गया। मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल रहा हूँ। तो मैं वहां पहुंच गया, तो मैं वहां देखता हूँ कि वहां सुनने वालों की भीड़ लगी हुई है। उसमें सईद मिर्जा बैठे थे, कुंदन शाह बैठे थे, अजीज मिर्जा बैठे थे, तीनों की पत्नियां बैठी थी, तीनों के 6-6 असिस्टेंट बैठते थे जो ज्यादातर FTII से पास आउट थे। तो उनको देख के मैं एक तरह का सहम गया। फिर मैंने कहा अब होगा जो होगा, या तो ये मुझे भगा देंगे या मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा आपने लिख लिया? मैंने कहा हाँ लिख लिया। क्या सुनाइए। हेमंत जोशी जी नमस्कार। हेमंत जी मेरी यात्रा के शुरुआत के सहयोगी रहे हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं। और तो फिर मैंने उनको सुनाना शुरू किया और करीब मैंने 45 मिनट सुनाया। सुनने के बाद सबने तालियां बजाई और मेरा उत्साह बढ़ गया। फिर सईद मिर्जा साहब ने कहा कि ये तो आपकी तारीफ किया लोगों ने, लेकिन अभी हम आपके राइटिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं कहा ठीक है सर करिए। और फिर सवालों के गोले दागने लग गए लोग मुझ पे और मैं सबका जवाब देने लग गया, क्योंकि वो गांव की कहानी थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग जितने लोग इकट्ठे हैं ये गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये शहरी लोग हैं, ये महानगरीय लोग हैं। सेंसिबिलिटी है गांव की तरफ इनकी, इसीलिए गांव का सीरियल बना रहे हैं, लेकिन गांव सचमुच में क्या है ये नहीं जानते। मंजरी जी नमस्कार। मंजरी जी हमारी पुरानी मित्र रही हैं और बहुत मशहूर दूरदर्शन की उद्घोषिका रही हैं समाचार वाचिका, और रघुवीर सहाय जी की होनहार पुत्री हैं। इनको आपने जनसुलभ पुस्तकालय में सुना भी है। तो मंजरी जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप पधारी हैं। तो मैं इनको जवाब देने लग गया, हर बात का जवाब देने लग गया और मैंने उनको लगभग निरुत्तर कर दिया, क्योंकि उस समय मैं डरता बिल्कुल नहीं था। कई बार कुंदन शाह, मैं अड़ जाता था तो कुंदन शाह मुझसे बोलते थे यार तू शादी कर ले, तू अभी बहुत अकड़ता है, बहुत अड़ता है हर बात पे, तू शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा तेरा। तो मैंने जब उनको जवाब दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम इसको बनाएंगे। और अजीज भाई ने कहा कि मैं इसको डायरेक्ट करूंगा और उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको डायरेक्ट करना शुरू किया। और उसके बाद जब वो डायरेक्ट करने लग गए तो उन्होंने कहा कि यार इसके स्क्रीन प्ले में बड़ी अनिमेश राजी जी को मेरा राइटिंग का पोस्टमार्टम बड़ा पसंद आया वक्तव्य। तो जब अजीज भाई ने मुझसे कहा कि इसका स्क्रीन प्ले पे काम करना चाहिए, इसका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, तो मैं उन लोगों की तारीफ से इतना फूल गया था कि मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा है वैसे ही आपको डायरेक्ट करना होगा। और वो बेचारे मतलब कुछ कह नहीं पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे जैसा आपने लिखा। तो वो एपिसोड में स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे समझ नहीं थी और मैं बेवकूफों की तरह से अड़ गया था। ये तो उनका बड़प्पन था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था मुझे। उसके बाद उन्होंने मेरे उस लिखे एक एपिसोड का उन्होंने कहा कि हम इसके 2 एपिसोड बनाएंगे और उन्होंने 2 एपिसोड में उस कहानी को कहा। तो बड़ा अच्छा, उसमें सब बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री थे, नुक्कड़ की पूरी टीम थी, राजेंद्र गुप्ता थे, तमाम एक्टर बड़े बड़े उसमें शामिल थे, रमा भी, संगीता नाइक सब थे उसमें। तो मेरी वहां अच्छी धाक जम गई। फिर एक और एपिसोड लिखने के लिए एक और राइटर आया बम्बई से। हम लोग
तानसा झील के पास शूटिंग हो रही थी, जहां से बम्बई को पानी आता है। बड़ी खूबसूरत जगह है तानसा झील। और आठगांव एक छोटा सा गांव के प्लेटफॉर्म को में शूटिंग होती थी उसकी। और हम लोग तानसा झील के पास एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जो बड़ा खूबसूरत नजारा था, जंगल था वहां पे। तो वहां पे एक और राइटर उनका अपनी स्क्रिप्ट सुनाने आया, लेकिन वो अजीत भाई से इतना डरता था कि वो हड़बड़ी में स्क्रिप्ट लाना ही भूल गया था। तो अजीत भाई फिर उसके ऊपर गुस्सा हो गए कि ये क्या आप कर रहे हैं, सुनाने के लिए आप आए इतने दिन के बाद, इतना टाइम लिया आपने, और आप क्या लिख के स्क्रिप्ट ही नहीं लाना भूल गए, आप क्या आदमी हैं आप, जाइए स्क्रिप्ट लेके आइए। तो वो कुछ नौटंकी पे काम बात कर रहे थे कि नौटंकी एपिसोड ऐसा बोलते थे। उसकी कहानी वानी मुझे नहीं मालूम थी, पर मैंने यूं ही बैठे बैठे 4 6 8 लाइन लिखी गीत की। और रात को खाना खाते समय मैंने कहा, अजीत भाई मैं आपको, आप कुछ नौटंकी वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं एक गाना लिखा हूँ, आप चाहें तो सुने उसको। तो मैंने वो गाना उनको सुनाया, होंठ रच गए दोनों मेरे खाया ऐसा पान, नौटंकी की लड़की गा रही है। नौटंकी ये उस सेंस में नौटंकी नहीं थी जैसा कि ट्रेडिशनल नौटंकी होती है, ये फिल्म की कहानी के रूप में थी वो। तो अजीत साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप नौटंकी वाला एपिसोड आप लिख सकते हैं क्या। महालक्ष्मी केसरी जी को धन्यवाद। तो आप लिखिए ना एपिसोड। तो मैं कहा, फिर वही मैंने कहा कि वो राइटर को बुरा लगेगा। कह नहीं नहीं, वो सब हमारे दो टीम के लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, हम लोग कई साल से काम करते हैं, उनको मैं कोई और एपिसोड दे दूंगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं लिख दूंगा। अब सवेरे अजीत भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये एपिसोड लिखने में आपको कितना दिन लगेगा। तो मैंने कुछ सोचा और मैंने कहा, अजीत भाई मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहानी कुछ कुछ मेरे दिमाग में आ रही, चरित्र मुझे मालूम है कौन कौन से हैं आपके इंतजार में, एक तांगे वाला है, एक ये है, ये चरित्र मुझे मालूम है उस सीरीज के, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी बोले कितना दिन लगेगा, 10 दिन 15 दिन। मैं कहा, मैं सच बोलूं अजीत भाई तो मुझे 45 मिनट लगेगा। तो बोले क्या, 45 मिनट्स? मैं कहा, मेरे ख्याल से तो मुझे इतना ही लगेगा। तो बोले फिर लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप वो जंगल में मेरे लिए एक कुर्सी लगवा दीजिए और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने फौरन, जंगल में सुबह का समय था, एक कुर्सी लगवा दी। और उनकी सारी टीम, सारे एक्टर दूर बैठ के, और अजीज भाई, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, ये सब बैठ के देख रहे हैं एक अजूबा राइटर 45 मिनट में एक एपिसोड लिखने जा रहा है। अब मैं लिखने लग गया, स्वतः स्फूर्त जो मुझे समझ में आया वो मैं लिखने लग गया। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, उसने कहा, सर वो अजीत भाई पूछ रहे हैं आपको चाय कॉफी कुछ चाहिए क्या। मैं कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आया, सर कुछ और चीज चाहिए क्या, तो बताइए, पान चाहिए क्या सर। तो मैं कहा, यार तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, लगता है मानेंगे नहीं अजीज भाई मुझे कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए। तो मैं कहा, तुम पान ले आओ। तो वो पान ढूंढने निकल गया और फिर थोड़ी देर बाद ढूंढ ढांड के पान लेके आया। फिर मैंने पान मुंह में दबाया, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे बड़ा जब सुनाया मैंने सारी सभा को, इंतजार की सभा को, तो सबको बड़ा पसंद आया। सबने कहा कि बहुत बढ़िया है। फिर उसकी शूटिंग शुरू हुई। तो मैं भी शूटिंग में गया, बैठा, मैंने देखा। और उन्होंने दिन भर में काफी कुछ शूट किया। अजीज भाई ने बड़े प्रेम से, रमा वेज और भी डांसर थी, सबने बड़ा अच्छे से शूट किया उसको। और हम लोग रात को लौटने लग गए अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो हम एक कार में लौट रहे थे, जिसको रमा विज उस समय की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, वो अभी भी हैं, हमारी दोस्त हैं और पंजाबी फिल्मों की हीरोइन है। तो वो ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो रेसर रही हैं, कार रेसर में भी, रैली में, हिमालय रैली में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो ड्राइव कर रही थी, अजीज भाई बैठे थे और मैं बैठा था, हम लौट रहे थे। वो दोनों बड़े खुश थे और बात कर रहे थे कि आज मजा आ गया।
क्या बढ़िया राइटिंग है और क्या मजा आया आज करने में। मैं चुप बैठा था। तो अजीज भाई ने मुझसे पहुंचने के बाद, गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद बोला कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको कैसा लगा आज का शूटिंग? तो मैंने कहा अजीज भाई बुरा मत मानिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो चौंक गए, बोले क्यों? मैंने कहा कि मैंने उसको बहुत यथार्थवादी लिखा था और आपने उसको फिल्मी बना दिया है। तो बोले अरे, अब वो परेशान हो गए बिल्कुल, मेरी बात को तवज्जो देते थे वो। अगले दिन उन्होंने सवेरे निर्णय लिया, कहे कि भाई अशोक को पसंद नहीं आया है तो हम इसको रीशूट करेंगे। तो सईद कहने लग गए, कुंदन के पार्टनर थे, उन्होंने कहा यार रीशूट करोगे तुम बताओ, फिर खर्चा होगा, फिर डेट 3 दिन में 2 दिन में एपिसोड बनाना होता है, तुम ऑलरेडी 3 दिन लगा रहे हो आजकल, क्या बात है? तो कहे नहीं नहीं मैं करूंगा इसको, मैं दोबारा करूंगा, खर्चे की बात नहीं है। आप सब शूटिंग में फिर पहुंचे, मैं भी पहुंचा, तो तैयारी करने लग गए सब अपनी। तो मैंने कहा अजीज भाई अगर बुरा ना माने तो आप मुझे एक बार वो रशेस दिखा सकते हैं क्या जो कल शूटिंग हुई है? बोले हाँ देखिए देखिए। तो उन्होंने मुझे रशेस दिखाना शुरू किया। मैंने देखा, फिर मैंने कहा अजीज भाई मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही शूट किया है और रीशूट करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कल आप कुछ बोल रहे थे, आज आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा अजीज भाई प्रॉब्लम आपकी शूटिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं जैसा विजुलाइज किया हुआ था मैंने अपनी कहानी को, उसको वैसा ना देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने ये नहीं सोचा कि आप मेरे जैसा नहीं सोच सकते, आप मेरी जैसी कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना होगी, आपकी कल्पना में चरित्र आपकी तरह से आएंगे, मेरी तरह से नहीं आएंगे, हर आदमी की कल्पना अलग होती है। तो मैं एक तरह से अपने जैसा ही सब कुछ कराना चाहता था। तो ये बिल्कुल ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सुधर रहा हूँ, मेरी गलती थी, मुझे शिक्षा मिली है। तो मुझे बड़े प्यारे आदमी अजीज मिर्जा नाम के ही अजीज हैं, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और फिर वो एपिसोड बना, उसमें गाने भी लिखे थे मैंने। तो वो जब एपिसोड बना और तो अजीज भाई को वो एपिसोड बहुत पसंद आया और उसके बाद जब भी वो मुझे मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, एक बार मैं जूही चावला के ऑफिस में गया, शाहरुख खान जूही चावला के ऑफिस में गया, तो अजीज भाई ने मुझे बुलाया था, ऐसे ही मैं गया, तो जूही चावला बैठी थी, शाहरुख नहीं थे। तो अजीज भाई ने कहा यार वो गाना सुनाओ जूही को यार, जो तुमने लिखा था इंतजार में। तो मैंने उनको वो गाना सुनाया। जहां भी वो मिलते हैं अजीज भाई, वो मुझसे वो गाना पहले सुनते हैं। एक बार किसी ऑडिटोरियम में हम लोग थे, तो वहाँ ऑडिटोरियम में जब हम थे तो अजीत भाई किसी विदेशी मित्रा के साथ अपने बात कर रहे थे और मैं उनको दिख गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार इसको वो गाना सुनाओ इंतजार वाला। मैं कहा अजीत भाई कैसे समझेगी गाना वो? तो बोले नहीं मैं इंटरप्रेटर का काम करूंगा, तुम सुनाओ जरूर। तो फिर हमारे बड़े अच्छे संबंध बन गए। फिर वो सर्कस सीरियल बनाने लग गए शाहरुख खान को लेके। अशोक जी वह गाना जी गुनगुना दे, अच्छा गाने के भी बोल गुनगुना दे। अच्छा। तो वो इंतजार में जो गाना लिखा था मैंने, जो अजीज भाई मुझसे बड़ा आग्रह करते हैं जब भी मिलते हैं, तो मैं गायक नहीं हूँ, मामूली गा लेता हूँ, जितना गाना जरूरी होता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। होठ रच गए दोनों मेरे, खाया ऐसा पान मैंने, खाया ऐसा पान, गांव गली में शोर मच गया, धुक धुक होए जान, होठ रच। ये नौटंकी की एक लड़की गा रही है। कटनी का चूना, दिल्ली का जर्दा, कानपुर का कत्था,
आहा कानपुर का कत्था, बंगलोरी सुपारी उसमें कलकत्ते का पत्ता, आहा कलकत्ते का पत्ता, ऐसा बीड़ा काहे बनाया, ऐसा बीड़ा काहे बनाया, पनवाड़ी बेईमान, होठ रच गए दिलों मेरे। तो ये मैंने वो गाना लिखा था जो अजीज भाई को बहुत पसंद है। और तो इस तरह से मेरी समझ बढ़ती गई इसके साथ। फिर वो जो सर्कस बनाने लग गए तो उन्होंने एक सर्कस वालों से बात की थी कि जहां हम शूटिंग करेंगे, तो मेरे से कहा कि आप लिखेंगे क्या वो सर्कस सीरियल। तो मैंने कहा अजीज भाई मैं लिखूंगा, लेकिन पहले मैं रिसर्च करूंगा, सर्कस के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, देखा है मैंने बचपन में, वही सर्कस जानता हूं मैं। तो बोले ठीक है। तो वो सर्कस इन दिनों आडोनी में लगा हुआ है, जो हैदराबाद के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहां लगा हुआ है, वहां चलते हैं। तो मैं और अजीज भाई आडोनी गए, और पुष्कर उनके एक असिस्टेंट थे, वो हम लोग गए। तो उन दिनों मेरे पैर में साइटिका का पेन हो गया था, दर्द, बहुत दर्द था मेरे पैर में। फिर भी हम लोग वहां गए, और सर्कस में वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो प्लेटफॉर्म में ही एक रिटायरिंग रूम बना हुआ था, वहीं हम तीनों ठहर गए। और हम सर्कस में रिसर्च के लिए जाते थे, जोकरों से मैं बात करता था, जोकरों की कहानी सुनता था कि आप कैसे आए, क्या है, लड़कों से बात करता था, फिर लड़कियों से बात करता था। ऐसा करके मैं रिसर्च करके कहानियां ढूंढ रहा था वहां सर्कस की। और वो जो ऊपर से झूले में झूलते हैं और नीचे गिरते हैं छोड़ के हाथ, एक्रोबेट करते हुए, वो मेरे बचपन से मेरे दिमाग में था। अनूप मनी त्रिपाठी जी को वेलकम टू सज्जनपुर के गीत बहुत पसंद है, धन्यवाद अनूप। तो वो मेरे दिमाग में बचपन से था कि ये झूलने में बड़ा मजा आता होगा, ऊपर से ऐसे झूलते हैं जो सर्कस में। तो मैंने उसमें चढ़ गया मैं ऊपर, और मैंने वो झूला पकड़ लिया, और मैं झूला, और फिर झूला झूलने के बाद उसको उन लोग छोड़ देते हैं और नीचे गिरते हैं राउंड मार के। तो मैंने भी वैसे ही किया, और मुझे बड़ी जोर की चोट लगी, क्योंकि उसकी टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, और मोटे मोटे रस्सों का बना हुआ झूला होता है। तो मुझे काफी चोट लगी, मतलब खून नहीं निकला, पर मेरा साइटिका का दर्द डबल हो गया बढ़ के। तो फिर मैं और एक प्रॉब्लम हो गई, चलना मुश्किल हो गया मेरे लिए। पर फिर भी मैंने रिसर्च कंप्लीट किया, और फिर हम लोग वापस बम्बई आए, और बम्बई आके हम लोग बैठे कि कैसे लिखना है, अजीज भाई कैसा सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो उसमें कुंदन शाह भी इन्वॉल्व थे, इन लोग दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। और शाहरुख खान का वो पहला बम्बई में काम था सर्कस, रेणुका साहनी और शाहरुख खान। और फॉर्चुनेटली मैं भी उस मीटिंग में था जिसमें शाहरुख खान पहली बार उनसे मिलने आए थे, और हम सबको वो लड़का बहुत इम्प्रेस किया था। हमने कहा था ये बहुत बढ़िया है, इस रोल के लिए कमाल है। अब मैंने लिखने लगा तो मैंने कहा सही अजीज भाई, ये सर्कस में क्या होता है कि लड़के लड़की बिल्कुल नहीं मिलते आपस में, उनका अलग रहने की व्यवस्था होती है उसी तंबू के आसपास, मतलब बहुत सेपरेट होता है, दोनों पार्टीशन होता है, और सख्त मनाही होता है किसी लड़के का किसी लड़की से बात करना। तो मैंने उनसे पूछा था, उन लड़कियों से और लड़कों से, कि अगर ऐसा है तो आप लोगों के बीच में प्रेम नहीं होता क्या, प्यार नहीं करते क्या आप लोग एक दूसरे से। हमने कहा हम तो प्यार करते हैं, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं कहीं तो लड़के लड़की का प्यार होता है, आप लोग या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो प्यार होता है, आप लोग प्यार नहीं करते क्या जब इतनी सख्ती है, इतनी पाबंदी है। तो लगभग सबने ये कहा कि प्यार तो हम लोग एक दूसरे को बहुत करते हैं, प्यार होता है हमारे बीच में। तो मैंने कहा कम्युनिकेट कैसे करते हैं जब बात ही नहीं हो पाती। तो उन्होंने कहा जब हम रिंग में जाने लगते हैं और अपना कपड़ा उतारते हैं, उसके पहले एक गाउन पहने रहते हैं हम लोग, फिर रिंग में घुसते समय उतार देते हैं, तो हम चिट्ठी का आदान प्रदान करते हैं, लव लेटर्स का। वो लव लेटर्स का जमाना था।
फिर हम जब ऊपर झूलते रहते हैं और एक दूसरे को झूला देते लेते रहते हैं, तो उसके साथ हम चिट्ठियां भी देते रहते हैं। मुझे लगा कि यार कितना अनोखा प्यार है। और मैंने ऐसे ही अजीज भाई से कहा कि अजीज भाई इस तरह के प्रेम को पकड़ना चाहिए कि लड़के लड़की उसमें बात ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हीरो हीरोइन आपस में मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो हमारे बीच में एक तरह का डिफरेंस आने लग गया अजीज भाई और मेरे सोच में। अजीज भाई कमर्शियल सिनेमा की बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और उनकी बनाई हुई फिल्में लाजवाब फिल्में, शाहरुख खान की जो शुरू की फिल्में हैं सब अजीज भाई ने डायरेक्ट किया है। और उनकी सेंसिबिलिटी और मेरी सेंसिबिलिटी में फर्क नजर आने लग गया। मैं यथार्थवादी लिखना चाहता था और वो उसको थोड़ा कमर्शियल करना चाहते थे कि हीरो हीरोइन आपस में बात करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें चिट्ठी का आदान प्रदान भी होगा लेकिन बात करते हैं। और मेरा कहना था नहीं, बात नहीं करेंगे और चिट्ठी के आदान प्रदान से प्रेम होगा। तो फर्क नजर आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा अजीज भाई, इसको नहीं लिख पाऊंगा मैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत ही रियलिस्टिक लिखना चाहता हूँ और सर्कस बहुत ही कमाल की चीज होती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लिखना तो तुमको ही है यार। कुंदन साहब भी थे, उन्होंने कहा कि तुम, मैं कहा अच्छा, अगर लिखना मुझे ही है और आपके हिसाब से लिखना है अजीज भाई, जैसा आप चाहेंगे वैसा लिखना है, तो मैं पैसा ज्यादा लूंगा। मैं टालने के लिए मैंने बोला हूँ। तो बोले कितना पैसा लोगे। तो उस समय रेट 5,000 6,000 हुआ करता था। तो मैंने कहा मैं 12,000 लूंगा। तो उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा है यार ये। तो मैं कहा फिर मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे आपके हिसाब से लिखना है भाई, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा। अपने हिसाब से लिखना इजी होता है किसी भी राइटर के लिए। दूसरे के लिए यशस्वी मिश्रा भी आए हुए हैं और यशस्वी मिश्रा बड़े FTII के पास आउट हैं, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के। और इनकी हाल ही में अभी एक फिल्म आई है शेरनी, विद्या बालन की। और ये मेरे बड़े भाई साहब के बेटे हैं, राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, जो रायपुर में है। तो शेरनी फिल्म में इन्होंने संवाद लिखे हैं बड़े अच्छे, बड़े यथार्थवादी संवाद लिखे हैं। तो थैंक यू यशस्वी। तो मैंने कहा कि फिर मैं अपने हिसाब से, क्योंकि उस समय मैं डरता नहीं था, मुंहफट था, जो मन में आता था मुंह में, कोई चिंता नहीं थी, शादी हुई नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। और तो मैंने कहा मैं नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने कहा यार इतना पैसा तो हम नहीं देंगे। अनन्या भी आई हैं, मेरी भतीजी हैं और स्कॉलर हैं, बहुत बढ़िया कविताएं लिखती हैं। तो मैंने मना कर दिया। तो सईद मिर्जा ऑब्जर्व कर रहे थे इस चीज को, उनके छोटे भाई, जिनकी स्टाइल, सोच, समझ दूसरी है। अजीज कमर्शियल सिनेमा के महारथ हैं, महारथी हैं, और सईद मिर्जा अपनी तरह के सिनेमा के महारथी हैं। सलीम लंगड़े पे मत रो, मोहन जोशी हाजिर हो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तमाम फिल्में उन्होंने कमाल, मोहन जोशी हाजिर हो, कमाल बनाई। तो मैं उससे बड़ा प्रभावित था। तो उन्होंने, सईद ने मुझे बुलाया, क्या तुम मेरी फिल्म लिखोगे क्या यार, तुम इनके साथ काम नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ जरूर लिखूंगा। तो बोले ठीक है मेरे घर आओ तुम। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया, जो उन्होंने कभी FTII में बच्चों के साथ एक स्क्रीन प्ले पे वर्कशॉप किया था, स्क्रीन प्ले पे लिखने पे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने नोट किए थे कि ये फिल्म किसकी होनी चाहिए, आदमी की कि औरत की। तो वोट कराया उन्होंने, तो ज्यादातर लोगों ने बोला औरत की, तो उन्होंने औरत की लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि औरत की तो बच्ची की या जवान की या बूढ़ी की। तो ज्यादातर ने हाथ उठाया कि बच्ची की, तो वो टिक कर दिया उन्होंने। ऐसे कई सवाल थे वो कि उसके परिवार में कौन कौन है, कौन सी कास्ट की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। तो लोगों ने मुस्लिम पे ज्यादा हाथ उठाया। तो वो चार्ट मुझे दे दिया और उन्होंने कहा कि इस पे कोई कहानी बनती है क्या, देखो जरा। तो मैं कहा ठीक है सईद भाई, मैं ट्राई करता हूँ। और मैं घर आया और उसके बाद मैंने उस पर सोचना शुरू किया। प्रद्योत पंडित करके मेरे असिस्टेंट थे, बड़े अच्छे राइटर हो गए हैं आजकल वो भी। तो वो मेरे असिस्टेंट थे और हमने कहानी सोचना शुरू किया, लिखा, मैंने उसका एक ड्राफ्ट बनाया
और सईद मिर्जा साहब को सुनाने उनके घर गया। तो विनोद दुआ जो पत्रकार हैं वो भी वहां उस समय बैठे हुए थे, वो भी मेरे पुराने दोस्त रहे हैं। तो विनोद तो चले गए, सईद साहब ने वो सुना और उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को अब बनाऊंगा, आपने बहुत अच्छा डेवलप किया। और कुछ सजेशन उन्होंने दिया मुझे, जिसके हिसाब से मैंने दूसरा ड्राफ्ट बनाया। फिल्म लेखक को कई ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं जिससे वो इम्प्रूव होती कहानी, और इसमें झुंझला भी जाते हैं बहुत से राइटर। तो मैंने दूसरा ड्राफ्ट भी बनाया क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म होने वाली थी। और जब मैंने दूसरा ड्राफ्ट बनाया तो ज़्यादा मेहनत से मैंने बनाया और उनको सुनाया मैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ऐसा करो तुम कि आधे डायलॉग काट दो, डायलॉग बहुत ज़्यादा है, वर्बोज बहुत है, तो आधे डायलॉग काट दो। और मैं ड्रामा से आया था, नाट्य विद्यालय दिल्ली से आया था, तो मैंने चुन चुन के डायलॉग लिखे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा सर आधे डायलॉग मैं इसमें से काट दूं? बोले हाँ काट दो। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं काटता हूँ। बेमन से मैं घर आया, फिर कुछ दिन काम किया और आधे डायलॉग मैंने काट दिए। फिर मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने फिर उसको सुना और कहे हाँ अभी बढ़िया हुआ है, लेकिन आधे डायलॉग और काट दो। तो मैं कहा सही साहब अब तो इसमें से काटना बहुत मुश्किल है। कहे नहीं काटो काटो, उसमें आधे डायलॉग और काटो। फिर मैंने आधे डायलॉग काटे उसमें से, तो जो डायलॉग बचे उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। ये इतने डायलॉग मैं चाहता था क्योंकि सिनेमा विजुअल का मीडियम है, डायलॉग का मीडियम नहीं है। डायलॉग इसमें बहुत ही सेकेंडरी चीज होती है। तो अगर इतने डायलॉग हो जाएंगे तो ये ड्रामा ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उनके साथ फिर मैं और काम करता रहा। हमने 3 साल तक उस स्क्रिप्ट पे काम किया। कुछ कुछ अंतराल आ जाता था बीच में, 2 महीने 3 महीने का, तब मैं कहीं और काम करता था। पर हमने 3 साल में उस स्टोरी को बनाया और कास्टिंग उसकी होने लग गई। तो सही साहब ने कहा कि इसमें एक दादा जान का रोल है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ किसका है। हेलो भैया, हमारा वेबिनार चल रहा है। मित्रों, अभी हम सुन रहे हैं एक अनुभवी पटकथाकार को कि उनकी यात्रा किस तरह की रही, अशोक मिश्र जी को। और जिस फिल्म की ये बात कर रहे हैं, नसीब फिल्म की, जिस पर अभी भी पुनः आएंगे और बात करेंगे। जी मैं आ गया हूँ। यह जी जी आइए। मैं अशोक जी यही बता रहा था कि आप जी नसीब फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जी और जी जी 1 मिनट में मैं अपने जी मित्रों जी को यह बता दूं, कई लोग जी जान ही रहे होंगे कि जी यह सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म है, जिसकी बात कर ही जी रहे हैं अशोक जी, जिसे बेस्ट डायरेक्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। और इसी फिल्म के बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अशोक मिश्र जी को भी नेशनल अवार्ड दिया गया। तो पहली ही फिल्म में इस तरह का एक बड़ा सम्मान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। और जिसकी चर्चा कर रहे हैं अशोक जी कि कैसे कई कई ड्राफ्ट हुए, तो आइए इस अनुभव को आगे सुनते हैं अशोक जी। फिर सही साहब ने एक दिन मेरे से कहा कि यार इसमें दादा जान के रोल के लिए किसको कास्ट किया जाए। तो मैंने कहा इसमें अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुड आइडिया, मैं बात करता हूँ, अमित जी से बात करता हूँ। 2-4 दिन बाद में फिर उनके ऑफिस पहुंचा। मैंने कहा क्या हुआ सईद भाई, बात हुई क्या आपकी अमित जी से? कि नहीं यार, मैंने सोचा, बाद में मुझे लगा कि नहीं नहीं, अमित जी से और कोई होना चाहिए। अमित जी शायद इसमें मालूम नहीं इसको करना चाहें कि नहीं करना चाहें, तो कोई और नाम सजेस्ट करो। तो मैंने कहा कि फिर दूसरा नाम है नसीरुद्दीन शाह।
वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। कहे हाँ, नसीर के साथ अच्छी लगेगी ये फिल्म। फिर 4-5 दिन बाद मैं पहुंचा, मैं कहा वही नसीर से, बोले नहीं नहीं, नसीर से भी मुझे बात नहीं हो पाई, और कोई और हो तो बताओ। तो मैंने रघुवीर यादव का नाम बताया। फिर रघुवीर यादव को हम लोग स्क्रिप्ट भी सुनाने गए, उन्होंने सुना, उनको बड़ी पसंद आई। लेकिन कुछ दिन बाद सईद ने फिर कहा कि नहीं यार, और कोई होना चाहिए। तो मैं कहा सईद साहब, मेरा तो खजाना खाली हो चुका है, वो आप ही सोचिए और आप ही कास्टिंग करिए। तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा, यार कैफी आजमी साहब कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा अरे, तो गजब रहेगा कैफी आजमी साहब, तो कमाल के लगेंगे इसमें, क्योंकि जिस तरह का चरित्र है वो कैफी साहब को बहुत सूट करता है। वो बूढ़े भी हो गए हैं और उनको लकवा भी मारा हुआ है, और चरित्र भी ऐसे ही था कि वो अपने बिस्तर पकड़ चुका है, एक ऐसा बूढ़ा है। तो बोले ठीक है, तो चलते हैं अपन कैफी साहब को ये स्क्रिप्ट सुनाएंगे। तो हम लोग कैफी आजमी साहब के घर, उसके पहले हमने जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी को वो स्क्रिप्ट सुनाई। उनके घर गए हम लोग, मैंने सुनाया तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने भी कुछ टिप्स दिए, शबाना जी ने भी कुछ टिप्स दिए, उनकी मम्मी ने भी टिप्स दिए। और फिर मैं कैफी साहब के पास गया सुनाने के लिए, पृथ्वी थिएटर के सामने जुहू कुटीर में रहते थे। तो सईद ने कहा तुम इनको सुनाओ और मैं निकलता हूँ, फिर बताना क्या रहा, कैसा लगा कैफी साहब को। तो मैंने सुनाना शुरू किया कैफी साहब को। अच्छा, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, क्योंकि उर्दू डिसिप्लिन का मैं हूं नहीं। उर्दू की एक अपनी रवानी होती है, हर भाषा की एक रवानी होती है, तो उर्दू वालों की ज्यादा अच्छी होती है। हमने उर्दू पढ़ पढ़ के जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, वही मैं जानता था। और कैफी साहब उर्दू के मतलब बादशाह, तो मेरी फटी हुई थी लिटरेरी शब्दों में मैं कहूँ तो। फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई, मौका मिला है, सुनाया जाए इनको। तो मैं सुनाने लग गया उनको, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और कोई रिएक्शन नहीं आता था उनके चेहरे पे। फिर मैं सुनाता गया। एक जगह पे आके उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे क्या मिश्र जी, मुझे एक लेटर ड्राफ्ट करवाना है। मैं कहा हाँ सर। अच्छा, उनको लकवा मारा हुआ था, एक हिस्सा उनका पैरालाइज था। मैंने कहा जी कैफी साहब। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और एक लेटर लिखवाया आजमगढ़ के किसी अधिकारी को कि एक फलाना लड़का है जो इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरी इच्छा है कि उसको आप अगर योग्य समझें तो ये नौकरी उसको दी जाए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार कभी आदमी साहब भी सिफारिश करते हैं, कभी अपने को भी जरूरत पड़ेगी तो इनसे बोल सकते हैं अपन। लेकिन थोड़ी आगे जब उन्होंने बोला तो मेरी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि इस लड़के की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है ये आजमगढ़ को बहुत प्यार करता है, और मैं इसको जानता हूँ उस समय से, आजमगढ़ को बहुत प्यार करता है, अपने शहर को। तो जो लड़के नौजवान अपने शहर को प्यार करते होंगे, अगर उनको पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा तो बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था तैयार होगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कितने अच्छे भी ख्याल हैं इस शख्स के। खैर मैंने उनको फिर स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया, उन्होंने पूरा सुना, ध्यान से सुना, और उसके बाद चुप रहे वो। मैंने कहा कि कैफी साहब क्या रिएक्शन है आपका? तो उन्होंने कहा मिश्र जी ऐसा है कि मैं तत्काल किसी चीज का को रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सोच विचार करता हूँ उस पर, उसके बाद मैं सईद को बता दूंगा। मैं कहा ठीक है। अब मैं थोड़ा मायूस सा बाहर निकल आया, मुझे लगा पक्का इनको पसंद नहीं आया। पर 4-5-6 दिन बाद सईद का फोन आया कि कैफी साहब को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं इसके लिए भी उस महान आदमी का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने डायलॉग बोले हैं उसमें 95% मेरी जुबान को उन्होंने इस्तेमाल किया है, जबकि उसमें बिल्कुल तब्दील कर सकते थे। वो बहुत अच्छी उर्दू नहीं है जो मैंने लिखी है, पर उस आदमी की महानता
ये थी, उसने वैसा ही उसको बोला जैसे मैंने लिखा था। मतलब लेखक की कितनी कदर करते हैं। और बाकी हीरो वगैरह, अरे यार ये क्या शब्द लिख दिया आपने, ये क्या कर दिया, इसको बदल दीजिए। और कैसे महान लोग महानता से के साथ काम करते हैं। तो ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और सही, कैफी साहब का अभिनय आप देखिए उस फिल्म में। इस तरह से मेरी पहली फिल्म थी वो। और मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला तो मुझे मालूम नहीं था कि ये नेशनल अवार्ड होता क्या है। मुझे उसकी गरिमा का एहसास नहीं था, क्योंकि मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ, बेसिकली मैं फिल्मी आदमी हूँ नहीं। सिनेमा में मैं आ गया हूँ, और आ गया हूँ तो गिर पड़े कि हर गंगा वाली बात है। अदरवाइज मैं साहित्य से ज्यादा जुड़ा रहता हूँ, अभी भी तभी भी जुड़ा रहता था। तो मैं उस समय जलगांव में था, अपने ससुराल में। वहां मेरे पास अजीज मिर्जा का फोन आया, यार तुमको नेशनल अवार्ड मिला है, तुम कहाँ हो, यहाँ प्रेस तुमको ढूंढ रहा है। मैं कहा साहब मैं तो जलगांव में हूँ। बोले तुम आ जाओ जल्दी। मैं कहा मैं जल्दी नहीं आ सकता। खैर मैं 2-4 दिन बाद यहाँ पहुंचा। तो इस ये मेरे लिए एक अच्छा तजुर्बा था। फिर मुझे उसकी गरिमा समझ में आई कि अच्छा नेशनल अवार्ड इसको बोलते हैं। और मेरे लिए वो एक अच्छा अनुभव साबित हुआ। तो ये मेरी पहली फिल्म का अनुभव था जो मैंने 3 साल में लिखी। और मुझे उस 3 साल में काम करने के उस जमाने में 40,000 रुपए मिले थे, जो बहुत कम थे, क्योंकि एनएफडीसी की फिल्म थी। मगर उस समय मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता था। मुझे लगता था काम अच्छा होना चाहिए, काम करो, अच्छा काम करोगे तो नाम होगा, तो पैसे अपने आप आएंगे। तो इस वजह से मुझे नसीम बड़ी प्यारी फिल्म लगती है मुझे। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी भी अगर कहीं दंगे होते हैं तो कई सारे चैनल नसीम दिखाते हैं। तो एक तरह से वो मेरी ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है हमेशा जिंदा रहेगी। खासकर ये जो कम्युनल प्रॉब्लम हमारे देश में चलती रहती है, उस पर एक बड़ी ही पोएटिक सी फिल्म है वो। और मेरी बड़ी प्यारी फिल्म है अभिनय के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें आशुतोष गवारिकर ने छोटा सा रोल किया था, मकरंद देश पांडे थे, सुरेखा सीकरी जी थी उसमें, कुलभूषण खरबंदा थे। बड़ी अच्छी कास्ट थी। मयूरी कांगो थी, जो आजकल गूगल की हेड बन गई है, ऐसा मैंने सुना है। भारत में गूगल की बड़ी अधिकारी बन गई है मयूरी कांगो, जो उसकी हीरोइन थी। 15-16-17 साल की लड़की की कहानी है वो, और दादा जान की। वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव था, मेरी पहली फिल्म। जी अर्पण जी। जी, बहुत रोचक और शानदार यात्रा, किस्सा गोई से भरपूर। आपकी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मगर इस बीच कुछ सवाल जो आए हैं और जो कुछ जी टिप्पणियां जिसे हमने जानबूझकर रोक रखी थी, पहले ही आई थी, जी लेकिन जी बातचीत का क्रम न बिगड़े जी इसलिए हमने रोक रखी थी। तो मैं जी 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 वह टिप्पणी और उस टिप्पणी में कुछ सवाल भी हैं, उनको रख रहा हूं। थोड़ा आपको भी ब्रेक मिलेगा। जी जी जी। किरण कुमार मोदक जी की यह टिप्पणी है, और इसमें इनका एक सवाल भी है। हम्म, सर, आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग अपने दैनिक आपाधापी से कुछ हटने के लिए चित्त को इंटरटेनमेंट कहिए या दूसरी जगह लगाने के लिए पिक्चर देखने जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म का कुछ एक बार को छोड़कर बाकी समय प्रेक्षक तो आएगा ही आएगा। इसे ग्रांटेड मानकर बहुत ही, जिसे कहिए कि उल्टी सीधी या कहें उसको, यह डांस या उल जलूल हरकतें ही ऐसी बनाते हैं, तो क्या इनको पब्लिक को इंटरटेनमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी है, या इस बात का कर्तव्य बोध नहीं होना चाहिए, या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही फिल्म का रास्ता इन लोगों ने चुना है? जी। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, अच्छा है। ऐसा है हमारे देश में मनोरंजन के साधन बड़े कम हैं। अ, तो फिल्म है, टेलीविजन है, आजकल तो फेसबुक वगैरह आ गया है, तो इसमें भी काफी मनोरंजन लोग करते रहते हैं। लेकिन मनोरंजन के साधन कम हैं, जैसा कि पाश्चात्य देशों में है। वहाँ नाइट क्लब्स होते हैं, वहाँ तैराकी की सुविधाएं होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं तरह तरह के।
अमेजिंग पार्क्स होते हैं, तो वो हमारे यहाँ कम है। यहाँ लोग इंटरटेनमेंट के बड़े भूखे हैं, और भूखों की बस्ती में अगर आप सड़े खाने का भी ठेला लगा दें ना तो लोग टूट पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे टीवी सीरियल सड़े खाने का ठेला जैसे होके रह गए हैं, जो बिकते खूब हैं, जिसको खाते खूब लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ अपच पैदा करते हैं। वो इंटरटेन करना भी नहीं जानते, मनोरंजन करना भी नहीं जानते। वो उल्लू बनाना बहुत अच्छा जानते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। टीवी सीरियल में देखिए ना, कोई कहानियां नहीं होती। टीवी कितना सशक्त माध्यम है, और कितने बढ़िया सीरियल बनते थे पहले। ये अपने हम लोग, उस दौर के सीरियल आप देखिए, कितने मृगनयनी, अमरावती की कथाएं, कितने खूबसूरत सीरियल थे, नुक्कड़। लेकिन आज के आप टीवी सीरियल देखिए, सब एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे उनकी रूप होती है। किसी ने कहा था कि जो कमर्शलाइजेशन जो होता है वो मोनोटोनी क्रिएट करता है, वो एक रास्ता, एक रूपता पैदा करता है। ये उसकी खूबी होती है, ये उसकी व्यवस्था होती है। तो जो कमर्शियल जैसे ही होती है चीजें, वो एक रूप, एक रस होने लगती हैं। जैसे कि आप देखिए डिटर्जेंट सोप होते हैं जो, उनके सबकी पैकेजिंग एक जैसी होती है। सर्फ भी वैसे दिखता है, हेंको भी वैसे दिखता है, उसी कलर के पैकेट बनाते हैं, क्योंकि वो एक रूपता ही उनकी बिक्री में सहायक होती है। ऐसे ही टीवी सीरियल हैं जो सोप अपेरा के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कि साबुन बेचने का काम करते थे या दूसरी चीजें बेचने का काम करते हैं, इसलिए उनमें एक रूपता है। एक जैसे सेट, एक जैसी पोशाकें, मालूम नहीं वो पोशाक कौन पहनता है, कहाँ पहनता है। हमने तो नहीं देखा कि सब लोग राष्ट्रीय शेरवानी पहने, या सोए भी हैं रात को तो पूरे मेकअप के साथ, और सब एक जैसे होते हैं। एक एपिसोड में अगर कोई हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई धोखे से, गलती से, तो सभी सीरियल में प्रेग्नेंट होने लगती है। एक में किसी ने मर्डर कर दिया तो सब में मर्डर होने लगता है। तो वो एक रूपता पैदा करते हैं, ये उनकी मजबूरी है, व्यवस्था। इसलिए इनका कोई मनोरंजन भी नहीं कर पाते। सत्यजीत रे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सिनेमाकारों का ये नैतिक दायित्व है कि वो जरा सा भी बोर ना करें किसी को, एक मिनट भी बोर ना करें किसी को। तो आप उनकी फिल्मों को देखिए, आप एक मिनट भी बोर नहीं होते, एक मिनट के लिए भी आप पलक नहीं झपकाते। तो मैंने यही चीजें उन लोगों से सीखी है। मैं भी लिखता हूँ जब, तो मुझे लगता है यार इस मिनट में मजा नहीं आया पब्लिक को, तो इसको हटाओ या कुछ दूसरा लिखो। पब्लिक को आनंद आना चाहिए, इंटरटेन होना चाहिए पब्लिक, तभी आपका मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं कि पब्लिक सो गई थिएटर हॉल में। या इन लोग क्या करते हैं, टीवी सीरियल वाले या कमर्शियल सिनेमा वाले क्या करते हैं, ये आपके दिमाग को बोदा बनाते हैं, आपके दिमाग को कम करते हैं, घटाते हैं। जब आपका दिमाग बोदा बन जाता है तो जो कुछ आप दिखा रहे हैं उसको देखते रहते हैं मंत्रमुग्ध होके। जैसे मदारी होते हैं, वो कहते हैं ये सांप अभी, कपड़े का सांप अभी चलेगा, और इस कपड़े के सांप को चलाने के चक्कर में वो 2 घंटे में अपनी दवाइयां बेच लेते हैं, और दवाई बेचने के बाद बहुत सारे लोग चले जाते हैं। उतने देर कौन खड़ा रहेगा कि कपड़े का सांप कब चलेगा, वो चले जाते हैं लोग। तो फिर वो 4-6 लोग फिर भी बचे रह जाते हैं, महामूर्ख लोग जो होते हैं। कुछ तो मूर्ख बन के चले गए, पर महामूर्ख खड़े रह जाते हैं। कहते हैं कब चलेगा भाई तुम्हारा सांप, तो कहते हैं भाग यहाँ से, चलो चलो चलो, कपड़े का सांप चलता है क्या कभी। तो इस तरह का इंटरटेनमेंट ये परोसते हैं, और वो बेचने के लिए, ताकि इनका माल बिकता रहे। वो उनके लिए एक प्रोडक्ट है सिनेमा सीरियल। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे कोई मैसेज जाना चाहिए, इससे सौंदर्य बोध का विकास होना चाहिए, दर्शकों के सेंस ऑफ ह्यूमर का विकास होना चाहिए। जैसे एक और बड़ी गलती करते हैं इन लोग कि औरत, मुझे रघुवीर सहाय जी के साथ काफी कुछ सीखने का मौका मिला, उनके संपर्क में भी रहा, और मेरे लेखन में उनका बड़ा असर है।
तो सहाय जी एक बात बड़ी अच्छी बोलते थे कि किसी का मूल्यांकन मैं दो बातों से करता हूँ। एक तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है उस इंसान का, और दूसरा कि औरतों के बारे में उसके ख्याल क्या है। ये दो कसौटियों पे मैं कसता हूँ किसी भी इंसान को। तो हमारा सिनेमा जो है वो औरतों को किस तरह से लेता है आपने देखा हुआ है। औरत उसके लिए एक माल है, एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। माल बेचने का एक साधन औरत को बनाया हुआ है, कमर्शियल सिनेमा ने भी और टेलीविजन ने भी। मैं अच्छे सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी बन रहे हैं। अभी बहुत अच्छे यंग मेकर्स बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जैसे न्यूटन कमाल की फिल्म थी, और भी कई फिल्में मैं बता रहा हूँ। पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो 80% हमारा कमर्शियल सिनेमा है उसमें औरतों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उनका कोई उपयोग नहीं है। वो कहानी में न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको नाचने गाने में इस्तेमाल करना, उनको वल्गरिटी में इस्तेमाल करना। एक जमाना था जब हम लोग छोटे थे तो नर्तकी नृत्य करती थी तो उसका लहंगा घूमता था, तो हम लोग देखते थे बहुत सारे दर्शक नीचे झुक के देख रहे हैं, और इसको बहुत इस्तेमाल करता था कमर्शियल सिनेमा बहुत समय तक। तो कमर्शियल सिनेमा ने हमारे उरोज बेचे हैं, वो उरोज पे फोकस करते रहे लंबे समय तक। लोग उरोज देखने जाते थे हीरोइन के। तो ये जो प्रवृत्तियां रही हैं हमारे सिनेमा में, कमर्शियल सिनेमा में, वो उसमें औरत एक बिल्कुल ही दोयम दर्जे की चीज है। वो किसी भी प्रोग्रेस में साथ नहीं होती, किसी भी वैचारिक नहीं रखते औरत को, उसको हमेशा आदमी से कम रखते हैं, हीरो से कम होती है हीरोइन। हीरोइन प्रधान फिल्में हमारे यहाँ कम। यार हीरोइन प्रधान फिल्म नहीं बनाओ, हीरो प्रधान बनाओ। क्यों भाई हीरोइन प्रधान क्यों नहीं? मैं एकता कपूर को इस मामले में बहुत अच्छा मानता हूँ, उनको श्रेय देता हूँ एकता कपूर को कि उन्होंने टेलीविजन में कम से कम औरतों को इम्पोर्टेंस दिया। उनकी सारी वेब सीरीज जो है टेलीविजन की, उसमें सब औरतों की कहानी है। औरतें ज्यादा पावरफुल हैं, आदमी सेकेंडरी है। तो ये एकता कपूर का बहुत बड़ा योगदान भी है। मैं उनके काम से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी इस मामले में तारीफ नहीं कर रहा हूँ जो वो बना रही हैं। हालांकि मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे, मुझे एक बार उन्होंने लिखने के लिए भी बुलाया था, सास भी कभी बहू थी, जो मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा कि आप मुझसे और कोई भी रिलेशन लिखवा लीजिए, जीजा साली लिखवा लीजिए और फूफा बुआ लिखवा लीजिए, सास बहू में नहीं लिखना चाहता। तो एकता जी ने कहा कि अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं लिखना चाहते आप ये? क्या आपकी सास अच्छी नहीं है या आपकी बहू अच्छी नहीं है? तो मैंने कहा मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बहू अभी है नहीं, लेकिन मैं नहीं लिखना चाहता, ये विषय नहीं लिखना चाहता। पर उन्होंने औरतों को महत्व दिया, अपने व्यवसायिक कारणों से दिया, जिस कारण से भी दिया, पर औरत को सेंटर में लाने का काम एकता जी ने किया है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी औरतों की कहानी हमारे देश में बननी ही चाहिए, क्योंकि औरतें हमारे देश में काफी प्रोग्रेस कर रही हैं, उनका दिमाग दूसरा बन रहा है, वो एक आजादी की तरफ बढ़ रही हैं, अंदर अंदर सुगबुगाहट हो रही है उनके अंदर बहुत सारी। तो औरतों की कहानी ज्यादा बननी चाहिए, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा होनी चाहिए। मैं अभी तक नसीम के अलावा ऐसा कोई, और दुर्गा भी एक फिल्म लिखी थी मैंने, जो भी एक औरत की कहानी थी, पर मैं लिखना चाहता हूँ जिसमें औरत का, अभी भी एक फिल्म में जो लिख रहा हूँ जिसको मेरा बेटा ही डायरेक्ट करने वाला है, वो भी एक औरत की कहानी, एक लड़की की कहानी है। तो औरतों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इसका एक वजह और भी है कि हमारे यहाँ फीमेल राइटर्स नहीं है, तो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। हम चाहे फीमेल के बारे में जितना भी अच्छा सोच लें, पर हम फीमेल को उतना नहीं समझ सकते जितना एक फीमेल समझती है, ऐसा मेरा कहना है। हम अपनी कल्पना से बहुत कुछ सोच सकते हैं, औरतों के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत सारे आदमियों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन औरतें ज्यादा लिखें अगर, तो उनकी दर्द, उनका तकलीफ, उनको जो पीछे कर दिया जाता है, फैमिली के अंदर भी औरतों को हमेशा पीछे रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, उसकी बात को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। पढ़े लिखे घरों में की मैं बात कर रहा हूँ,
और बहुत हद तक मैं भी उसका शिकार रहा हूँ, इस कुंठा का, जो मैं दिनों दिन उसको दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी के भी कुछ विचार है, उसका भी एक व्यक्तित्व है, उसको भी मुझे समझना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो ठीक मेरे जैसा नहीं सोच सकती और मैं ठीक उसके जैसा नहीं सोच सकता। वो कई चीजों में मुझसे बहुत ज्यादा चीजें जानती है जो मैं नहीं जानता हूँ, पर हम जो कुछ जानते हैं उसी में हम समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत महान हैं। ऐसा नहीं है। तो ये चेंज आ रहा है, भारतीय समाज में भी ये चेंज आ रहा है और ग्रामीण समाज में भी ये चेंज आ रहा है। बहुत सारे ग्रामीण समाज ऐसे हैं जो मात्र सत्तात्मक हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, या और बहुत सारे आदिवासी समूह हैं जहाँ औरत आदमी काफी हद तक बराबरी के साथ चलते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि मनोरंजन का विषय औरत को न बनाया जाए, उसकी सेंसिबिलिटी को ना बनाया जाए, उसको और उसके गुणों को समझा जाए, उसके चरित्र को समझा जाए और उसकी प्रॉपर इज्जत हो सिनेमा में। और हमारे यहाँ एक्ट्रेस एक से एक हैं। श्याम बाबू ने कितनी फिल्में बनाई, जुबेदा, अंकुर, मम्मो, सब स्त्री, हरी भरी स्त्री चरित्रों की कहानी है। तो ये मुझे लगता है कि मनोरंजन करने का सही तरीका सिनेमा को सीखना चाहिए। बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें कोई मनोरंजन करना भी नहीं जानते, हो बोर लगती है 15-20 मिनट के बाद। क्या है इसमें, लगता है क्या कर रहे हैं। जी अर्पण जी, और कोई सवाल हो तो पूछिए। जी, एक सवाल डॉक्टर सुशील शीलू जी का है। जी वे पूछ रही हैं रहे हैं, नए और साहित्यिक लोगों के लिए सिनेमा में आने के लिए क्या सुझाव है? साहित्यिक और यथार्थपरक सिनेमा में अपने आप को बचाए रखना आज कितना मुश्किल है? डॉक्टर सुशील शीलू। जी, डॉक्टर सुशील जी काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं, नाटक लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और पंजाब के रहने वाले हैं ये। तो उन्होंने अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ साहित्य और सिनेमा की जो पहले मित्रता हुआ करती थी, आदान प्रदान होता था दोनों के बीच में, वो निरंतर घटता गया है। पहले बड़े पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग सिनेमा में आते थे लिखने के लिए, प्रेमचंद, मंटो, अमृतलाल नागर और तमाम लेखक जो सिनेमा के लिए, फणीश्वरनाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, तमाम लोग आए जिन्होंने सिनेमा के लिए लिखा या लिखना चाहा। मगर सिनेमा और साहित्य के बीच में जो एक रिश्ता होना चाहिए वो साहित्यकार नहीं समझ पाए। जैसे प्रेमचंद वापस चले गए, अमृतलाल नागर भी ज्यादा कुछ नहीं करे, वो भी वापस चले गए, बहुत से लोग वापस चले गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों वापस चले गए? क्या चीज था जो दोनों के बीच में एक तरह का संबंध स्थापित नहीं हो पाया? मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं सोचता हूँ, कि प्रेमचंद चाहते रहे होंगे कि उन्होंने जैसा लिखा है वैसी ही शूटिंग की जाए। हो सकता है सिनेमाकार उसमें अपने तरफ से सिनेमा को ढालना चाहता हो, सिनेमा में ढालना चाहता हो, वो साहित्यकारों को मंजूर नहीं रहा हो। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से चले हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक कारण रहा होगा। अदरवाइज क्या प्रेमचंद इतनी सी बात नहीं समझ सकते थे कि एक टेक्निकल मीडियम में उनकी कहानी कैसे जाएगी? या अमृतलाल नागर नहीं समझ सकते थे? क्या समझ सकते थे ये लोग। पर उनको ये भी लगा कि जिस बौद्धिकता के साथ सिनेमा बनना चाहिए वो कम है, शायद इसलिए वो छोड़ के चले गए, इसलिए वो नहीं टिके। अगर वो टिके होते प्रेमचंद सिनेमा में, तो सोचिए कि हमारा सिनेमा और कितनी ऊंचाइयों में होता। तो साहित्य, अच्छा, आज अब जो नए फिल्म मेकर हैं उनका साहित्य से कोई रिश्ता नहीं है। जितनों को मैं जानता हूँ वो साहित्य नहीं पढ़ते। और एक बड़े निर्देशक हैं जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, और बड़े प्रतिष्ठित निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे अपने घर एक बार बुलाया। उन्होंने कहा, यार ये महाश्वेता देवी का
कुमुद दीदी को मेरा प्रणाम। महाश्वेता देवी का ये नॉवेल है, इसको जरा आप पढ़ेंगे क्या और मुझे बताइएगा कि इसमें फिल्म बन सकती है कि नहीं। मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो नहीं, तुम मुझे बताओ पहले, यानी मैं उनके लिए पढ़ने का काम करूं। तो मैंने कहा आप मुझे पढ़ने का पैसा देंगे क्या? नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं आपके लिए, मैं उसके बजाय कोई और चीज पढ़ना चाहूंगा, या फिर खुद आप पढ़ के बताइए ना कि इस नॉवेल पे फिल्म बनना चाहिए। ऐसी समझ के लोग पढ़ना नहीं चाहते, साहित्य से अनभिज्ञ हैं लोग, मॉडर्न पोएट्री नहीं जानते। हिंदी में सिनेमा बनाते हैं और हिंदी की मॉडर्न पोएट्री के बारे में नहीं जानते, सुना ही नहीं है उन्होंने, पढ़ा ही नहीं है। कहानीकारों को नहीं पढ़ते, उपन्यासकारों को नहीं पढ़ते। तो इस वजह से साहित्य और सिनेमा का रिश्ता बड़ा अजीब सा। अच्छा, इसके उलट साहित्यकार जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो सिनेमा नहीं देखते। वो कहते हैं यार सिनेमा बड़ी वाहियात चीज, बेकार है यार, क्या देखना। वो अपने एक उसमें बंधे हुए हैं, वो अपने गद्दी से नहीं उतरना चाहते। तो दोनों के बीच रिश्ता कायम नहीं हो पाता। अगर ये रिश्ता कायम हो, क्योंकि साहित्य को आधार बना के अगर आप जब सिनेमा लिखते हैं तो वो सिनेमा हमेशा बहुत अच्छा भी होता है। जैसे सज्जीत रे की जो ट्रोलॉजी है, पाथेर पंचाली, अपूर्व संसार, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवेल पे है, अपराजिता पे है, या टैगोर के चारुलता पे है, या श्याम बेनेगल का जुनून जो है, जो उपन्यास कहानी, छोटी सी कहानी पे आधारित है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साहित्य से हम ले सकते हैं। और विशाल भारद्वाज का काम देखिए आप, उन्होंने शेक्सपियर को बहुत तरह तरह से बनाते हैं। ओथेलो, मकबूल, हैदर की जो फिल्में हैं सब शेक्सपियर की नाटकों पे बेस्ड है। तो साहित्य एक अच्छा सोर्स है और आजकल बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं, जितना मैं पढ़ पाता हूँ सभी भाषाओं में। तो ज्यादा भाषाएं तो मैं नहीं जानता, पर हिंदी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी कहानी लिखी जा रही है। जैसे कि मैंने एक सीरियल लिखा, वो तेलुगु के एक बड़े राइटर हैं, शंकर मंची, कमाल का कहानीकार है वो। अगर आपने ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा, शंकर मंची नाम है उनका। और वो पहले आकाशवाणी के डायरेक्टर भी थे हैदराबाद में शायद। तो उनकी कहानियां हैं, अमरावती कथाएं, और वो इतनी सुंदर कहानियां। अमरावती एक छोटी सी जगह है गुंटूर में, यशोवर्धन भी देख रहे हैं, तो गुंटूर में एक छोटी सी जगह है अमरावती। एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, पर ये अमरावती गुंटूर में है। और वहाँ उन्होंने कहानियां लिखी, वहां वो रह के, तो वो वहां के चरित्रों पे उन्होंने कहानियां गढ़ी हैं। तो उनकी कहानियों पे हमने सीरियल बनाया था, श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था, मैंने उसकी पटकथा लिखी थी, गाने लिखे थे उसमें। तो वो कमाल की कहानियां, हर कहानी 2 पेज 2.5 पेज की कहानियां हैं। मैंने उसको पटकथा के रूप में विस्तार दिया, और आप उसको यूट्यूब में देखिए, अमरावती की कथाएं। लर्निंग एक्सपीरियंस है वो, कितना अच्छा साहित्य है वो, जिसपे कितना अच्छा वो सीरियल बना है। तो हमको भी अपने जो क्लासिक्स हैं, साहित्य बहुत सारा हमारा पड़ा हुआ है, गबन है, गोदान है, 1084 की माँ है, इकाई दहाई सैकड़ा है, तमाम नॉवेल है। ये सबको टेलीविजन सीरीज में डालना चाहिए, लोगों को मजा आएगा। जैसे पहले तो साहित्यिक कृतियां देखिए ना, देवदास, शरदचंद्र की कहानी है, और देवदास कितनी बार बनी है, कितनी तरह से बनाते हैं लोग उसको। अनुराग कश्यप तक ने बनाया है देवडी, तो हमेशा बनाते रहेंगे, क्लासिक नॉवेल है, इसलिए तरह तरह से उसको बनाते हैं। दिलीप कुमार की देवदास, और दिलीप कुमार के देवदास का असर तो मतलब भारतीय नौजवानों पे करीब 30 साल तक रहा। दिलीप साहब की अदाकारी, उफ, क्या कमाल के एक्टर थे दिलीप साहब। तो उनकी वो अदाकारी की वजह से, और शरदचंद्र का वो नॉवेल, और विमल राय का डायरेक्शन,
तो कितना अनोखा देवदास है वो कि आप देखें तो आप बिल्कुल बह जाते हैं उसमें। और इस तरह से साहित्य से चीजें लेना चाहिए सिनेमा को, क्योंकि ओरिजिनल और अच्छा लिखना, कहानी लिखना बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि अच्छी कहानी लिखना। बड़े बड़े कहानीकार भी दुनिया भर के, हमारे यहाँ भी 5-7 कहानी, 8 कहानी, 10 कहानी अपनी पूरी जीवन में लिख पाते हैं। प्रेमचंद जी की भी सारी कहानियां अच्छी नहीं है, कुछ कहानियां अच्छी हैं। तो अच्छी कहानी लिखना कठिन काम है, और सिनेमा में कहानी लिखना, अच्छी कहानी लिखना के लिए धैर्य, धीरज और समय नहीं होता है। बहुत फास्ट मीडियम है, जल्दी काम कर होना चाहिए, हर काम जल्दी होना चाहिए। तो डेवलप करने में टाइम लगता है, किसी कहानी को विकसित होने में टाइम लगता है। एक फूल को आप खिला नहीं सकते हैं जल्दी कि कल खिल जाए, उसको एक टाइम लगता ही लगता है। बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगना ही लगना है, उससे पहले पैदा हो तो विकलांग हो जाएगा। मैं यही बात सबसे कहता हूँ, अगर कोई मुझसे कहता है जल्दी करना है, तो मैं कहता हूँ जल्दी नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा, मजा नहीं आएगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो लोग समझते नहीं है। तो धैर्य पूर्वक साहित्य को अगर हम लोग जोड़े सिनेमा के साथ, और उनको आपस में आदान प्रदान हो, साहित्यकार सिनेमा के साथ भी जुड़े, उसकी टेक्निक को भी समझे, स्क्रीन प्ले को भी समझे, स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या है समझे। कोई कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप सीख सकते हैं, पर कहानीकार नहीं सीखना चाहते। बड़े अच्छे अच्छे कहानीकार हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि आप सीखिए ना, सरल कला है। मालूम नहीं, मधु चतुर्वेदी एक बड़ी बड़ी अच्छी कहानीकार आई हैं हिंदी में, दुर्ग की रहने वाली है। धनिका उनका एक नावल अभी पढ़ा है, बहुत ही अच्छा नावल है, वो पढ़िएगा आप कभी। और अदहन उनका कहानी संग्रह है। तो ये सब कहानीकार, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, बहुत सारे लोग हैं कहानीकार अच्छे, जो इस समय अच्छा लिख रहे हैं। तो वो लिखते, हमने विल्डन अब्बा बनाई, तो विल्डन अब्बा की कहानी पहले जयंत कृपलानी ने कुछ लिखा था, एक स्क्रीन प्ले श्याम बाबू को दिया उसने। तो श्याम बाबू ने कहा कि नहीं, आइडिया अच्छा है ये, लेकिन ये स्क्रीन पे मुझे पसंद नहीं है। तो श्याम बाबू ने मुझसे कहा कि तुम इसको अपने ढंग से लिखो ना, इस कहानी को। तो मैंने लिखा। उसके बाद जब मैं लिखने लग गया, तो पता चला कि हैदराबाद की एक राइटर है, उन्होंने इस तरह की कहानी लिखी थी, जिसमें एक कुआं चोरी चला गया है। तो फिर मुश्किल हुई कि क्या करें। तो है श्याम बाबू ने उनसे संपर्क किया कि आपने इस तरह की एक कहानी लिखी है। तो बोली हाँ मैंने लिखी। उन्होंने अपनी कहानी भी भेजा। तो उन्होंने वो कहानी मुझे पढ़ने को दी, फिर हम लिखने लग गए। मैं उसको अपनी तरह से लिख रहा था। मैं ना हैदराबाद वाली कहानी को ले रहा था, ना जैन कृपलानी का स्क्रीन प्ले ले रहा था। मैं उसको अपनी दुनिया में ले जा रहा था, उस आइडिया को। फिर पता चला कि हिंदी के एक मशहूर कहानीकार है संजीव, उन्होंने भी एक उसी तरह की कहानी लिखी कि एक पुल गायब हो गया है। तो फिर संजीव से संपर्क किया। श्याम बाबू इस मामले में काफी प्रोफेशनल है, वो किसी भी की चीज को नहीं चुराते, उनको पसंद नहीं है ये कि किसी से कहानीकार का या की रचना को ले लें और उसको क्रेडिट ना दें। तो उन्होंने संजीव से बात की और उनसे भी कहा कि भाई हमें कर रहे हैं। इन तीनों कहानियों को आप पढ़ें, अगर संजीव की कहानी या जिलानी बानो हैदराबाद वाले की कहानी, तो पता चलेगा आपको कि वेल्डन अब्बा में वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेसिक आइडिया वही है कि एक कुआं जो कागज में बना है। तो संजीव जी से मेरी एक रायपुर में एक कार्यक्रम में भेंट हुई, तो उन्होंने भाषण दिया, उसमें मेरी तरफ इशारा भी किया उन्होंने कि इन्होंने मेरी एक कहानी को तोड़ा मरोड़ा है। तो मैंने भी जवाब दिया। मैंने कहा कि मैंने आपकी कहानी का 1 पैसा भी नहीं लिया है। आपने फिल्म देखी होगी और कहानी दी होगी, और हमने इसके बावजूद आपसे परमिशन ली, आपको पेमेंट भी किया, क्योंकि आइडिया आपका है और आइडिया जिलानी बानो का भी वही है। और मैं कहा ये बेसिक आइडिया ये जो है ना, ये तेनालीराम का है, जिसमें एक तालाब चोरी चला गया। तो क्या तेनालीराम
के आइडिया को हम माने। तो एक पर साहित्य को सिनेमा से जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से एडॉप्ट किया जा सकता है चीजों को। एक तरह की सहकारिता होनी चाहिए दोनों मीडियम, साहित्य और सिनेमा वाले एक दूसरे को समझें। ये बहुत दूर की कलाएं नहीं है, ये आसपास की कलाएं हैं। जैसे पटकथा है, पटकथा क्या है? नरेश जायसवाल भाई साहब को भी नमस्कार मेरा। तो क्या, जैसे हम सपना देखते हैं रात को, एक ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम हमको दिखता है, सपना हमको दिखता है, सिनेमा की तरह दिखता है, क्षणभंगुर होता है, छोटा सा होता है, मगर सिनेमा की तरह दिखता है। तो पटकथा भी एक तरह का सिनेमा है, एक सपना है, जो हमको पर्दे पे हम देखते हैं उस सपने को। अब इस किसी भी कहानी को, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को जब हम लिखते हैं, पटकथा के रूप में लिखते हैं, पहले कहानी के रूप में लिखते हैं, कहानी क्या है, ये कहानी घटना घटी है। उसके बाद हम कहते हैं अब इसको पर्दे पे हमको कैसे दिखाना है, पहला सीन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, हम सेलेक्ट करते हैं। एक कहानी को ज्यों का त्यों अगर हम सिनेमा में डाल दें, शांतनु शुक्ला जी को नमस्कार, आप बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के, तो ये जरूरी होता है कि हम हूबहू किसी कहानी को सिनेमा में नहीं डाल सकते, वैसे का वैसा लिख देंगे तो बोर लगेगी। हमको पटकथा पर्दे में उस कहानी को कैसे दिखाना है। जैसे एक ही कहानी आप ले लीजिए, कफन प्रेमचंद की कहानी, या और कोई भी कहानी ले लीजिए, उसको विभिन्न पटकथाकार विभिन्न तरीके से लिखेंगे, अपनी सोच और अपनी कल्पना के हिसाब से। किसी के हिसाब से पहला सीन ये होगा कि आलू खा रहे हैं दोनों, यीशु माधव। किसी के हिसाब से ये होगा कि दोनों खेत में काम कर रहे हैं। किसी के हिसाब से होगा कि वो शराब पी रहे हैं दुकान में, अड्डे में। तो ये आपकी कल्पना, कितना विस्तार देना है। सिनेमा एक बड़ा माध्यम भी है, 2 घंटे की आपको फिल्म बनानी है, कहानी बहुत छोटी है, 1.5 घंटे की फिल्म बनानी है, कहानी आपकी 20 मिनट की है, 25 मिनट की है, तो उसमें आप क्या डालें, तो उसमें कितना आप पटकथा एडॉप्टेशन का जो सबसे बढ़िया सिद्धांत ये है कि आप किसी कहानी को 5-7 बार 10 बार पढ़ लीजिए, फिर उसको भूल जाइए और आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए, और जो जो उसके इमेजेस आपके दिमाग में बस गए होंगे उसको विस्तार देते चलिए आप। पर मेरा अपना ये मानना है कि आप किसी लेखक की आत्मा को दुखी मत करिए अगर आप उसका साहित्य ले रहे हैं तो। मतलब लेखक को ये ना लगे कि अरे यार मेरी कहानी का इन्होंने मूल भाव ही बदल दिया। तो उसकी आत्मा को जिंदा रखिए, बाद में आपको पूरी आजादी है कि आप उसको कैसे खेलें, उस कहानी को आप कैसे खेलते हैं उस कहानी पर्दे पे, और एक सामूहिक अनुभव कैसे बनाते हैं आप उसको। आप उसमें कहाँ गाना जोड़ सकते हैं, कहाँ नृत्य जोड़ सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता से, और आवश्यकता अनुसार जबरन कोई चीज न ठूसें, नहीं तो पटकथा खराब हो जाती है। जी अर्पण कुमार जी, और कोई सवाल? और टाइम का भी ख्याल रखना है अपने को, बताइएगा आप मुझे जब समापन करना हो। जी, कुछ सवालों के उत्तर हम थोड़े संक्षेप में देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि कई प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो आपकी फिल्मों को लेकर हैं और उनके बारे में हमारे साथीगण जानना चाहते हैं। देखिए, पहले हमारे लेखक हैं, वरिष्ठ लेखक हैं उदय भानु पांडे जी। इनका एक सवाल है, मनोरंजन और सुरुचि में आप तालमेल कैसे बैठाते हैं? उदय भानु पांडे जी वरिष्ठ लेखक हैं, कहानीकार हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मनोरंजन की जो अवधारणा है ना, उसके साथ सुरुचि अपने आप जुड़ा हुआ है। जो रुचिकर नहीं है वो मनोरंजक नहीं होगा, उसमें सुरुचि जुड़ी हुई है। अच्छा मनोरंजन सुरुचि के साथ ही होता है। जैसे शेक्सपियर ने कितनी कॉमेडीज लिखी, जुड़वा भाइयों की कहानी शेक्सपियर से ही चालू होती है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, बहुत सारे उसके कॉमेडीज हैं और सब सुरुचिपूर्ण है। जो सुरुचि, और सुरुचि तो हर चीज में होनी चाहिए,
आपके रहन सहन में, आपके घर में, आपके बोलचाल में, आपके पहरावे में, आपके भोजन में, हर जगह सुरुचि का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सिनेमा में भी और मनोरंजन में भी सुरुचि का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कमला हासन साहब की फिल्म चाची 420 मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें कहीं कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, खूब अच्छी कॉमेडी फिल्म है। जाने भी दो यारों, ये सुरुचिपूर्ण चीजें हैं और मनोरंजन के साथ सुरुचि का गहरा संबंध है कि एक दूसरे के पूरक हैं। घटिया होगा तो मनोरंजक नहीं होगा, अरुचिपूर्ण होगा तो मनोरंजक नहीं होगा, कहीं ना कहीं से मनोरंजन को मारेगा वो। जी, एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पर और रख रहा हूं, जिग जैग आर्यन जी का है। वे पूछ रहे हैं, सर कमर्शियल फिल्म्स में फीमेल रोल्स का स्टीरियोटाइप्स 90 से ही होते आ रहा है या मॉडर्न डेज के फिल्म में यह शुरू हुआ है? एंड बीइंग यंग फिल्म मेकर्स, हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द फीमेल रोल्स इन कमर्शियल सिनेमा? कमर्शियल सिनेमा में हम महिला भूमिका को कैसे एस्टेब्लिश करें, कैसे स्थापित करें? जी जी जी। आप देखिए, महिलाओं पे बात मैंने पहले भी बोला है कि महिलाओं को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए सिनेमा में। अगर आपको सही सिनेमा बनाना है तो आपको महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, पूरे समाज को समझना पड़ेगा, उनकी तकलीफों को समझना पड़ेगा। और कमर्शियल सिनेमा कोई ऐसा सिनेमा ये मान लिया जाता है कि ये जो बिके खूब, व्यवसाय खूब करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज भी व्यवसाय खूब करती है। मदर इंडिया ने भी खूब व्यवसाय किया है, जिसमें औरत प्रधान एक कहानी है। वो बड़ी कमर्शियल फिल्म रही है और बड़ी कलात्मक फिल्म मानी जाती है आज भी। या पाकीजा, बंदनी, सुजाता और भी आज के जमाने की बहुत सारी फिल्में, शेरनी, जिसमें महिला चरित्र हैं और इनको कितने डिग्निफाइड ढंग से पेश किया है हमारे सिनेमाकारों ने। तो अब आप कहें कि नहीं, उसका आइटम डांस से ही औरत को लाना है और उसको कमर्शियल बनाना है, तो इससे मैं एग्री नहीं करता। ये बड़ा फूहड़ तरीका है, ये भद्दी कॉमेडी करके औरतों के बारे में, ये एक बहुत ही वाहियात सोच है सिनेमा की, इससे चीजें बिकती हैं। तो ऐसे तो फिर औरत को आप नाचने की एक मशीन बना दिया है आपने, या एक सहारा बना दिया है हीरो का जिससे वो प्यार कर सके। ऐसा नहीं, प्रेम कथाएं भी लिखिए तो संगम जैसी लिखिए, राज कपूर, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार की, और भी बहुत सारी प्रेम कहानियां हमारे यहाँ, बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो प्रेम के उदात्त स्वरूप को दिखाती हैं, स्त्री के उदात्त स्वरूप को दिखाती हैं। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि स्त्री है क्या। स्त्री की आजादी देने वाले हम कौन होते हैं भाई? स्त्री आजादी मांग रही है, अरे स्त्री आजादी क्यों मांग रही है? स्त्री को खुद आजादी लेना पड़ेगा, झपट के लेना। आजादी कोई देता नहीं है, पुरुष तो कभी नहीं देगा। वो तो उसको अपना गुलाम बना के ही रखना पसंद करता है, उसको नीचे रखना चाहता है। तो एक प्रोग्रेसिव समाज आप कैसे अपने सिनेमा से तैयार करते हैं औरत को लेके, वो होगा ना, उससे समझ में आएगा कि आप औरत को कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। औरत को बेचना अलग चीज होती है, औरत को उसके दुख दर्दों का चित्रण उसको सिनेमा में ढालना अलग चीज होती है। और आप उस औरत को समझिए, पहले अपनी बहन को समझिए, अपनी माँ को समझिए, अपने इर्द गिर्द काम कर रही औरतों को समझिए। कितना प्यार करते हैं आप अपनी बहन से, कितना प्यार करते हैं अपने माँ से। तो समझिए कि वो लोग खाना पुरुषों से बाद में क्यों खाती हैं औरतें, वो पहले क्यों नहीं खा सकती, बराबर में साथ बैठ के क्यों नहीं खा सकती। हमेशा ये अपेक्षा रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी बहुत ज्यादा है, हमारे घर में भी है, हमारे गांव में, हमारे सतना में, कि औरतें बाद में खाना खाएंगी, पहले आदमी लोग खा लें। अरे भाई क्यों? आदमी कहीं के बादशाह है क्या जो पहले खा लें? तो ये हमको तोड़ना पड़ेगा। इस तरह की जो जड़ताएं हमारे दिमाग में आ गई हैं औरतों को लेके, उसको तोड़ना चाहिए, संस्कारों को बदलना चाहिए। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में बहुत सारी औरतें, लड़कियां बहुत ज्ञानी थी,
और पार्टिसिपेट करती थी समाज में, ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया है। अभी फिर औरतें जाग रही हैं मीडिया के आने से, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उनकी दुनिया खुल रही है, वो एक विकास कर रही हैं। और अब आगे आगे के सालों में औरत और आदमी को बराबर होना ही पड़ेगा, और वही एक सच्ची सभ्यता की निशानी भी है। जी, और कोई सवाल? जी, अशोक जी, आपने जी काफी धैर्य के साथ और विस्तार में जाकर पूरे परिदृश्य पर बातचीत की है, जो काफी उपयोगी है। हम पुनः आपकी फिल्मी यात्रा की ओर बढ़ते हैं और किसी एक कार्यक्रम में आपकी लिखी हुई या आपके संवाद लेखन के साथ 10 फिल्मों का एक क्रेडिट आपके खाते में है, तो कम से कम हर एक पर तो विस्तार से चर्चा शायद एक कार्यक्रम में संभव ना हो, लेकिन कुछ इस तरह से हो कि हर एक फिल्म की थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाए क्रमवार। हम एक फिल्म की कर चुके हैं तो दूसरे से लेकर आगे बढ़ते हैं और क्रमवार थोड़ी थोड़ी भी चर्चा कर लेंगे, तो कम से कम एक झलक आपके लेखक की, आपके पटकथाकार और संवाद लेखक की हमारे साथियों को मिल जाएगी। और हमारे कई मित्रगण जो अपनी टिप्पणियों में आपकी अलग अलग फिल्मों के बारे में जानना चाहे हैं, उन्हें भी इससे सुविधा हो जाए। जी, तो कृपया दूसरी फिल्म से शुरू करें। जी, देखिए, मैं जो लिखता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि ये कहानी है, इस पे पटकथा लिखो, तो मैं कहता हूँ कि मैं एक बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ। मैं दुनिया बहुत बड़ी है और मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ, और ये सारे लोगों के साथ है। सिर्फ मैं अपनी बात, हम में से हर कोई बहुत कम जानता है दुनिया के बारे में। तो मैं कहता हूँ मैं तो बहुत कम जानता हूँ, तो ये कहानी अगर है तो ये कहाँ घटी है, वहां मैं जाना चाहूँ। मैं रिसर्च पे बहुत जोर देता हूँ लिखने से पहले। पटकथा लिखने से पहले मैं रिसर्च पे जोर देता हूँ, और हर पटकथा लेखक को मैं कहता हूँ कि पहले रिसर्च करो। मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि यार रिसर्च की क्या जरूरत है, आप अपना लिख सकते हैं घर में बैठ के। तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं लिख सकता, मुझे रिसर्च करना, जानना जरूरी है, लोगों को, दुनिया को जानना जरूरी है। तो जो समझदार निर्देशक होते हैं वो तो इस बात को समझ जाते हैं। जैसे श्याम बेनेगल, अगर मैं उससे कहूँ कि सर मुझे रिसर्च करना है, तो बोलेंगे हाँ बताइए, करिए, जरूर करिए। तो मैं जब उनकी फिल्म लिख रहा था, समर, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, और तो वो एक सच्ची घटना पे आधारित थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुल्ल की घटना थी, दलित अत्याचार पे थी वो घटना, सत्य घटना थी। तो मैंने, श्याम बाबू ने मुझसे पूछा कि यार हम लोगों को एक गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट करना है जिसमें दलितों पे अत्याचार जैसा विषय है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहता, डॉक्यूमेंट्री का प्रस्ताव है पर नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि फिल्म क्यों ना बनाए, जैसे मंथन बनाई थी गुजरात वालों पे, डेयरी मूवमेंट पे। तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है क्या? तो मैंने कहा श्याम बाबू, आपने मुझे एक केस स्टडी दी थी। हर्षमंदर साहब जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं कई जगह, उनकी कुछ केस स्टडीज मुझे पढ़ने दी थी। उसमें से 2 केस स्टडी मुझे लगती है कि बहुत अप्रोप्रिएट होंगी इसकी। एक सागर के कुल्ल गांव में जो दलित अत्याचार हुआ था, और एक छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, बहुत बढ़िया आइडिया है, अब इसको तुम लिखो। तो मैंने कहा सर मैं पहले कुल्ल जाना चाहूंगा उस गांव में। तो बोले जाओ। तो मैं कुल्ल गांव गया। रिसर्च किए बिना मुझे सिनेरियो समझ में नहीं आता, मुझे सीन समझ में नहीं आते, मुझे दृश्यावली समझ में नहीं आती, इसलिए मैं रिसर्च करता हूँ। तो मैं वहां गया। समर मेरी दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म है, और मेरे ख्याल से मेरी लिखी सबसे अच्छी फिल्म है। तो मैं वहां गया, और वो फिल्म कास्ट प्रॉब्लम पे है, जाति प्रथा भारत में, जिसकी वजह से दलित अत्याचार होते हैं। तो मैं उस गांव में
गया और बस से मैं उतरा, क्योंकि उस गांव में बस जाती थी। बस से मैं उतरा, मेरी उस गांव में किसी से कोई पहचान नहीं थी। तो वहां पे स्कूल था और बच्चे खेल रहे थे, तो मैं स्कूल में चला गया। तो मास्टर एक बैठा था, उसने समझा कि मैं कोई अधिकारी हूं जो चेक करने आया हूँ, स्कूल स्कूल चेक करने आया हूँ, निरीक्षक हूं मैं। तो उसने कहा आइए साहब बैठिए साहब, ये है वो है। तो मैं कहा भाई स्कूल कैसा चल रहा है? तो बोले बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। तो उसने कहा सर अभी चला रिसेस हुआ है, बच्चे खाना वाना खा के खेल रहे हैं, अभी चालू हो जाएगा फिर से। तो मैंने कहा कि कैसा चल रहा है स्कूल? तो उसने कहा कि सर अच्छा चल रहा है, जब से हम लोग आए हैं स्कूल अच्छा चल रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो मास्टर थे वो शराब पी के आते थे और बच्चों से मारपीट करते थे, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ना आना बंद कर दिए थे। लेकिन हम लोग जब से आए हैं तब से बच्चे ज्यादा आने लग गए हैं स्कूल। जब वो ऐसा कह ही रहा था तो एक दूसरा मास्टर जो था वो वहां आया और वो समझा कि ये कोई ऑफिसर है। तो उसने तुरंत अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया और बात करने लग गया। पान खाया हुआ था और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, और फिर वो तुरंत बाहर चला गया। तो मेरे लिए एक बड़ा अनोखा शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि बच्चों को मास्टर शराब पी के पढ़ाने भी आते हैं क्या। खैर, मैंने उससे कहा कि यार मेरे को, एक मास्टर से मैंने बोला कि मेरे को इस गांव में 2-3 दिन रहना है, तो मैं किसके यहाँ रह सकता हूँ? तो उसने कहा कि आप किस कास्ट के हैं। देखिए कास्ट प्रॉब्लम में फिल्म है और कैसे मटेरियल मुझे मिलता जाता है अपने आप रिसर्च करने से। किस कास्ट के हैं? तो मैंने कहा कि मेरा नाम तो अशोक मिश्रा है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो कहता है कि वाह, हम भी ब्राह्मण हैं, शुक्ला हैं, आप हमारे घर ठहरिए। तो मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं ठहरना चाहता, मैं किसी दलित के घर ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि उस दलित एट्रोसिटी की घटना वहां हुई थी। तो बोला अरे क्या बात कर रहे हैं आप, दलित के यहाँ ठहरेंगे आप, हरिजन के यहाँ ठहरेंगे आप, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे यहाँ ठहरिए ना आराम से। वो नहीं नहीं मुझे वहीं ठहरना है। तो वो मुझे एक दलित लड़के से कहा कि इसको जाके अपने पिताजी से मिलाओ। वो दलित लड़का अपने बाप के पास ले गया मुझे। तो दलित रईस दलित था, उसका पक्का मकान था। तो लड़के ने कहा कि ये यहाँ ठहरना चाहते हैं, मास्टर साहब ने भेजा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं ठहरना चाहता, मैं सबसे जो गरीब दलित है उसके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। तो फिर एक दलित जो सबसे गरीब था, और अनफॉर्चुनेटली उसी के साथ वो अत्याचार की घटना हुई थी कि लोधी ठाकुर ने उसके सिर पे पेशाब कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंदिर में गया था। तो मैं उसके यहाँ ठहरा 3 दिन तक। मैं उनके छोटे से घर में सोया, उनके बिस्तर में सोया, उसकी स्मेल महसूस की मैंने। वो साफ सुथरे लोग थे। उनके यहाँ खाना खाया मैंने, और लाजवाब खाना खाया मैंने उनका, चने की भाजी की सब्जी। एक मिनट, मेरी बैटरी जवाब दे रही है, तो मैं उसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। जी। मुझे मुझे करीब जाना पड़ेगा उसके। हाँ मित्रों, यह हाँ। अशोक मिश्र जी का अपने काम के प्रति समर्पण ही है जो हम इनकी कहानियों में देख रहे हैं। और अभी ये अपनी दूसरी
चर्चित फिल्म समर की बात कर रहे हैं। और इस फिल्म के लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हम सभी मित्रों के साथ और जनसुलभ पुस्तकालय के साथ इनका जिस तरह का स्नेह है, जो एक संबंध बना हुआ है, तो उसी का यह मतलब एक उदाहरण है कि वे इतने समय तक हमारे साथ बने हुए हैं। और चूंकि कोई भी उपकरण बैटरी के साथ ही आगे जी बढ़ेगा, जी जी तो जी जी। मुझे लगता है कि अब वे मैं आ गया हूँ, मैं आ अब गया हूँ। हाँ अपने को जी जी व्यवस्थित कर चुके हैं। जी। तो आइए मैं सिर्फ स्वयं को अलग करते हुए आप जी लोगों की ही तरह इनकी बातचीत को सुनने का जी आनंद लेता हूँ। जी जी। अशोक जी। तो मेरी प्रकाश व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि जगह बदल गई है। फिर भी आपने जी देख ठीक तो है, मुझे लिया ठीक ही है। है ठीक से। और हाँ, एक तरह हाँ तो से मैं, सीट भी बदल गए। हाँ सीट भी जिस बदलनी पड़ी तरह मुझे। जी जी। तो समर उस गांव में मैं जब गया और रहा उनके घर में, और उसी के मुंह से मैंने वो 3 दिन तक कहानी सुनी। और बाकी गांव वाले भी, उसके साथी जो उसके संघर्ष में शामिल थे, वो भी वहीं अलाव लगा के आ जाते थे रात को। और मैं उन सब से कहानी सुनता था, उनकी उनकी बोली सुनता था मैं। बुंदेलखंडी में है वो फिल्म। तो वो उनकी बोली मैं सुनता था, उनकी कहानी सुनता था, और उनकी जुबानी से सुनता था मैं। तो वो मेरे दिमाग में उनके बोले हुए संवाद घर कर गए, और मैंने उसको जस का तस लिख दिया। और उसकी वजह से वो फिल्म काफी अच्छी बन पड़ी, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिल गया, नेशनल अवार्ड मिल गया। अगर मैं नहीं जाता वहां, अगर वो संवाद मुझे नहीं मिलते, तो मेरी कहानी, मेरे लिखने में दम नहीं आता। तो ये फायदा होता है जब आप एक रिसर्च करते हैं। और मेरे पात्रों ने भी, रवि झांकल अभी होंगे शायद, उन्होंने क्या अच्छी बुंदेलखंडी बोली है। राजेश्वरी ने, रघुवीर यादव तो वहीं के थे, वहीं के हैं अपना, बुंदेलखंड के। तो ये रिसर्च से संभव होता है कि आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं आपको। तो मैं बिना रिसर्च के काम नहीं करता। तो समर में इस वजह से मुझे अच्छा लगा। उसके बाद बवंडर जब बनी एक फिल्म मेरी, जो भी एक अच्छी स्त्री की कहानी है, बवंडर, जिसके साथ गैंग रेप हुआ था राजस्थान में। भौरी देवी, 2 भौरी देवियों के साथ गैंग रेप हुआ है वहां। सेकेंड वाली नहीं, पहली वाली, जो केस काफी चर्चित हुआ था। तो वो लिखने के लिए मेरे से जगमोहन मुंदड़ा, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो हॉलीवुड में रहते थे और वहीं फिल्में बनाते थे, और इंडियन थे, वो राजस्थान के थे। तो वो एक बार यहाँ आए, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने समर देखा था, तो मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ भौरी देवी की कहानी पे, तो आप लिखेंगे क्या? तो मैंने कहा जरूर। तो वो किस्सा मैंने भौरी देवी का अखबारों में पढ़ा भी था कि गैंग रेप हुआ है करके। तो उन्होंने कहा लिखिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं रिसर्च में जाऊंगा भौरी देवी से मिलने। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप रिसर्च में बिल्कुल भी मत जाइए, वो ख्याल छोड़ दीजिए आप। क्योंकि भौरी देवी के साथ कई एनजीओ जुड़े हुए हैं वहां के, राजस्थान के। और उनको अगर ये पता चला कि हम उनकी लाइफ पे फिल्म बना रहे हैं, तो हो सकता है वो मनमाना पैसा मांगे, और मेरे पास ज्यादा पैसा है नहीं। तो अगर आप जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिल्म बन नहीं पाएगी मेरी। तो मैंने कहा कि, और उन्होंने कहा कि आपको रिसर्च करना है ना, मैं आपको रिसर्च देता हूँ। और उन्होंने ढेर सारी मैगजीन दी मुझे, ढेर सारी कटिंग्स दी अखबार की, कोर्ट केस की पूरी फाइल दी मुझे। ये पैरवी हुई, ये बात हुई, यहाँ पे भौरी देवी ने ये कहा, ये कहा। फिर भौरी देवी को चाइना बुलाया गया साहसी महिला के रूप में, तो वहां उसने क्या क्या कहा, तमाम चीजें उसने लिख के दी। और क्लिंटन बड़े प्रभावित हुए थे भौरी देवी से। तो सब चीज मटेरियल दिया। उन्होंने कहा इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैंने कहा कि मुंद्रा साहब आपकी बात सही है, मैं सब पढ़ लेता हूँ, इसके बावजूद मैं भंवरी देवी से मिलना चाहूंगा और मैं अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करूंगा। मैं ये नहीं पता चलने दूंगा कि मैं फिल्म लिख रहा हूँ इसलिए आया हूँ आपसे मिलने। तो उन्होंने कहा तब तो ठीक है, फिर आप जाइए। उन्होंने मेरा इंतजाम कर दिया, मुझे जयपुर भेजा। फिर जयपुर से मैं टैक्सी करके भंवरी देवी के गांव पहुंचा और वहां गांव में पहुंचते साथ मैंने लोगों से पूछा, वहां कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे। मैंने कहा भंवरी देवी कहाँ रहती है? तो लगभग एक साथ कई हाथ उठे, कई उंगलियां उठी एक घर की तरफ, क्योंकि सब लोग उसको जानते थे। मैं उसके घर पहुंचा भंवरी देवी के। मैं अपने साथ कुछ मिठाई ले गया था और वो राखी का दिन था। तो मैंने भंवरी देवी से ये कहा, अगर भंवरी देवी अभी सुन रही होंगी तो मुझे माफ करिएगा आप, कि भंवरी देवी, मैं मेरा नाम ये है, अशोक मिश्र है, और मैंने आपकी कहानी बहुत सुनी है सास की। मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ, और राखी का दिन है तो आप मुझे राखी बांधिए। तो बड़ी खुश हो गई कि आओ भाया आओ। और फिर मैंने उनसे राखी बंधवाया, फिर मैंने उनको मिठाई दी। फिर उनके पति भी थे जिनके सामने भंवरी देवी को रेप किया गया था, उसको बांध दिया गया था। और फिर धीरे धीरे मैंने भंवरी देवी से उसकी कहानी सुनी। तो 2 ढाई 3 घंटे तक भंवरी देवी, उसका पति और उसके 2 बच्चे कहानी सुनाते रहे। वो उस रेप के बाद उन लोगों पे क्या क्या गुजरी थी। उसके बच्चे जब लड़के लड़की स्कूल जाते थे तो बच्चे कैसे चिढ़ाते थे उसको कि तेरी माँ तो ये है, तेरी माँ को तो ये किया गया। तो ये बहुत सारी कहानियां, बातें उसने सुनाई जो इतने सारे रिसर्च पेपर में कहीं नहीं थी। और बॉन्डर अगर आप देखें, उसमें भी रवि झांकल जी ने बड़ा खूबसूरत रोल किया है एक थानेदार का। अगर आप बॉन्डर देखेंगे तो उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा वो सब भंवरी देवी का कहा हुआ है, जिसको मैंने अक्षरशः लिख दिया है। और उसी की तारीफ होती है जो भंवरी देवी का कहा हुआ मैंने लिखा, क्योंकि वो दर्द होता है अंदर से निकला हुआ, वो सच्चाई होती है, उसके अंदर एक दुख होता है, तकलीफ होती है। तो वो शब्द टन टन बोलते हैं जो मुझे वो रिसर्च पेपर पढ़ के नहीं मिल रहे थे। और उसकी जुबान से उसकी कहानी मैंने सुनी तो क्या उसने बताई अपनी कहानी। तो ये बवंडर राजस्थानी में थी। लेकिन मैं राजस्थान, पहले उसको सुधा अरोड़ा लिख रही थी, हिंदी की बड़ी मशहूर कहानीकार है, तो उन्होंने उसका पटकथा लिखी थी उन्होंने। पर जगमोहन मुद्रा ने मुझसे कहा कि नहीं आप लिखिए, तो मैंने लिखा फिर उसको। तो मैंने उसमें राजस्थानी थोड़ी बहुत डाली। लेकिन मुद्रा साहब ने उसके संवादों में ये उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी राजस्थान के आदमी से संवाद लिखवाऊंगा। मगर ठीक है भाई, अब लिखवाइए। अब उन्होंने एक राजस्थानी आदमी को पकड़ लिया जिसको सिनेमा की कोई समझ नहीं थी, सिनेमा के संवाद की। तो उसने इतने जटिल राजस्थानी उसमें रख दी है कि मुझे समझने में दिक्कत होती है। तो सिनेमा में संवाद लिखते समय बोलियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी होता है। सिनेमा की बोली, सिनेमा के संवाद और उसकी भाषा अलग ही होती है, क्योंकि सिनेमा आपको सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखाना है, आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखाना है। अब वेलकम टू सज्जनपुर चेन्नई में बहुत हिट हुई थी, जबकि वेलकम टू सज्जनपुर मैंने एक बड़ी अननोन सी बोली है बघेलखंडी, जो रीवा सतना इस क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें लिखी थी। तो उसकी भाषा अलग ही होती है। वेलकम टू सज्जनपुर में भी आप देखिए कि वेलकम टू सज्जनपुर, जब श्याम बाबू ने मुझसे कहा कि वेलकम, ये आइडिया है कि एक राइटर है जो लिखता है लोगों की चिट्ठी, और उन्होंने, श्याम बाबू ने 1.5 पेज लिखा था उस कहानी को, जो इनकम्प्लीट थी, बस बिगनिंग जैसा था। वो अभी भी पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा ये है आइडिया, इसको डेवलप कर सकते हो क्या? मैं कहा हाँ, मुझे रिसर्च पे जाने दीजिए। बोले कहाँ जाओगे? मैं कहा मैं जहाँ सतना का रहने वाला हूँ, बघेलखंड, वहां जाऊंगा। तो मैं सतना गया। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। और मैं वहां पहुंचा सतना। तो सतना के आसपास के गांव में मैंने रिसर्च शुरू किया, और रिसर्च करके करते 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 मैं एक गांव में पहुंचा जो सतना से 12 किलोमीटर दूर
रीवा के रास्ते में है। वहां पहुंचा मैं तो उस गांव का नाम था सज्जनपुर, अभी भी है वो गांव सज्जनपुर। तो मैं सज्जनपुर पहुंचा, वहां मैं लोगों से बात करने लगा। तो मैंने कुछ बूढ़ों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि पहले इस गांव का नाम दुर्जनपुर था, पर एक बार नेहरू जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं और इसका नाम दुर्जनपुर क्यों है, इसको इमीडिएट इफेक्ट से सज्जनपुर किया जाए। तो उस गांव का नाम सज्जनपुर पड़ गया। तो मैंने उससे पूछा कि इस दुर्जनपुर से सज्जनपुर में फर्क क्या आया है बनने में। तो उसने हंसते हुए कहा कि पहले इस गांव का नाम जब दुर्जनपुर था तो यहाँ सज्जन लोग बहुत रहते थे, जब से सज्जनपुर नाम पड़ा है तब से दुर्जन ही दुर्जन नजर आते हैं। तो मुझे इतना खूबसूरत संवाद वहां से ये मिला, और फिल्म की बिगनिंग इसी से किया मैंने, और फिल्म पे बिगनिंग में ये संवाद है। और फिर मुझे चरित्र मिले अपने वहां। पटकथा में चरित्र का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पटकथा असली में बहुत बड़ा विषय है, उसको इतने में समेटना बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी उसमें चरित्र चित्रण भी एक चैप्टर है पटकथा का, चरित्र कैसे चित्रित किए जाए। तो मैंने वहां चरित्र मुझे मिले। मेरे को एक विधवा जवान लड़की दिखाई दी जो पानी भर के जा रही थी, जो मैंने सज्जनपुर में डाल लिया। मुझे एक कंपाउंडर नजर आया प्राथमिक सेवा केंद्र का। मैंने कहा डॉक्टर यहाँ आते हैं कि नहीं, तो बोले कभी कभी आते हैं, सतना में रहते हैं वो। तो मैंने वो पकड़ लिया, कंपाउंडर को एक करेक्टर बना दिया। फिर मुझे एक सूबेदार मिला जो रिटायर्ड मिलिट्री मैन था, वो अपनी बंदूक साफ करता बैठा था, उसको मैंने अपना चरित्र बना लिया। फिर कटनी एक जगह है जहाँ एक मेयर बनी थी, वो किन्नर थी और मेयर बनी थी, उस समय उसकी चर्चा थी अखबारों में, तो मैंने किन्नर बना लिया। और वो किन्नर का रोल इतना कमाल का है वेलकम टू सज्जनपुर में, जिसको रवि झांकल जी ने किया है। आप देखिएगा उस फिल्म में, तो वो किन्नर अनोखा। मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा में इतना अच्छा किन्नर की समस्या को, उसके जीवन को किसी भी सिनेमा में दिखाया गया है, और किसी भी अभिनेता ने उससे अच्छा अभिनय किया जितना रवि झांकल ने किया है। तो ये करेक्टर मिल जाते हैं, बोली मिल जाती है, मुहावरे मिल जाते हैं, अंदाज मिलता है सीखने का। लोगों से मिलो तो कैसे बोलते हैं लोग, उनके अंदाज क्या होते हैं बोलने के। तो विविधता आती है पटकथा में, संवाद अच्छे बनते हैं। मुहावरों का इस्तेमाल समर में कितना अच्छा हुआ है, और उसको कितना अच्छा रवि ने बोला है, हमारे मित्र रवि झाकल ने, ग्रेट एक्टर, तो कितना अच्छा बोला है। तो ये रिसर्च से ये चीजें बड़ी समझ में आती हैं, और संवाद लिखने में मदद मिलती है, कहानी को देखने में मदद मिलती है, विजुलाइज करने में मदद मिलती है। सिनेमा एक विजुअल आर्ट है, दृश्य माध्यम है, तो दृश्य दिखते हैं। अभी मैं बंबई में बैठ के सोचूं कि न्यूयॉर्क की कहानी लिख रहा हूं, न्यूयॉर्क मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं क्या विजुलाइज कर पाऊंगा। या समर का गांव कुल मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं क्या विजुलाइज कर पाऊंगा। तो वहां जाके देखो, वहां रहो, वहां समझो, उसकी हवा, आबो हवा को महसूस करो, तब लिखने में मजा आता है, तब लिखना बड़ा आसान हो जाता है और अनोखा हो जाता है। मैंने नसीम में भी रिसर्च किया था, जिसमें सईद साहब की मिसेस हैं, वो मेरे साथ रिसर्च, वो मुंबई की कहानी है। तो मैं मुंबई के उन इलाकों में गया, मुस्लिम एरियाज में, भिवंडी, इधर उधर, वहां मैंने लड़कियों से बात किया, बूढ़ों से बात किया। तो मेरा एक दिमाग बनता है। मैं ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं लिख सकता, मुझे मटेरियल चाहिए, क्योंकि मैं जानता बहुत कम हूं। तो ये मेरी कुछ फिल्मों की कहानी के बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत विस्तार से बताया नहीं जा सकता। बहुत सारी फिल्में हैं, कभी का पास कभी फेल है, जिसमें गोवा का लोकेशन है और वहां की कैसी बोली है। तो ये सब देखना पड़ता है। एक पटकथा लेखक को, संवाद लेखक को कान अपने खुले रखना चाहिए, और आंखें सतर्क होना चाहिए। लोग कैसे बात करते हैं, कैसी विविधता होती है लोगों की बातचीत में। हमारे जनरली जो हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसमें एक ही तरह की भाषा होती है सारे लोगों की, और वो भाषा मालूम नहीं कहाँ बोली जाती है। हिंदुस्तान में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि जो हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा की भाषा है कहीं बोली जाती हो।
वो बिहार में नहीं बोली जाती, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, वो कश्मीर में नहीं बोली जाती, वो गुजरात में नहीं बोली, वो बोली बोली कहाँ जाती है? एक बोली बना ली गई है नकली सी। तो इसलिए बोलियों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि हर करेक्टर की अपनी एक बोली होती है, अपना एक अंदाज होता है, उसको कैसे पकड़ें हम, कैसे लिखें। जैसे एक मेरी फिल्म है देवी अहिल्या, नचिकेत पटवर्धन एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाई वो फिल्म, बड़ी खूबसूरत फिल्म है वो। शबाना आजमी, सदाशिव अमरापुरकर वगैरह ने काम किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके संवाद आपको लिखना है, स्क्रीन पे मैंने लिख लिया है। तो मैंने कहा कि ये कहानी माहेश्वर की है, मुझे माहेश्वर जाने दीजिए आप। तो बोले ये तो अहिल्याबाई की कहानी है, 200 साल पुरानी कहानी है, ये आप अभी जाके क्या वहां रिसर्च करेंगे, और वो भी आपको संवाद लिखने हैं सिर्फ। तो मैं कहा नहीं, मेरे को जाने दीजिए आप, कुछ ना कुछ मैं लेके आऊंगा। मैं वहां गया महेश्वर, वहां के मैंने देखा कि लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें मालवी में बात करते हैं, कुछ लोग उसमें बोलने में उनके गुजराती का टच है, कुछ में राजस्थानी का टच है, वहां के लोगों की बोली भाषा में उर्दू का टच है, और महाराष्ट्रीय थे, वहां के शासक मराठी थे, तो महाराष्ट्रियन है, उसमें मराठी का तत्व है। कई सारी मिश्रित भाषा है वहां की। तो मैंने कहा कि ये इसके सोर्स क्या है, क्यों ऐसी मिश्रित है ये? तो मुझे पता चला कि ये मल्हार राव की एक रानी हरकूबाई जो थी, वो राजस्थान से आई थी। तो उस जमाने में रानी के साथ दहेज में दासियां और दास भी आते थे। तो दास दासियां राजस्थानी आए थे, 100 200 300 500 जितने भी आए हों, वो सब राजस्थानी में बोलते रहे होंगे हरकूबाई के साथ। अकाल पड़ा था तो अहिल्याबाई ने गुजरात के बुनकरों को शरण दिया था माहेश्वर में। तो वो सब गुजराती साड़ी बुनने वाले आए थे। जो चंदेरी साड़ी आज विश्व विख्यात है, वो अभी भी बनती है वहां। जो अहिल्याबाई ने शरण दिया था गुजरात के बुनकरों को, तो वो गुजराती अपने साथ लेके आए थे। शासक महाराष्ट्रियन थे तो मराठी थी वहां। उर्दू का प्रचार बढ़ गया था तो उर्दू थी, और वहां की निमाड़ी मालवी ये तो थी ही। तो मैंने विभिन्न चरित्रों को विभिन्न भाषा दी, बोली दी। वो फिल्म शुरू होती है तो 10 मिनट महाराष्ट्र में रहती है, क्योंकि अहिल्याबाई महाराष्ट्र की थी। बचपन में गडेरिया की लड़की थी, छोटी लड़की थी, 10 साल की, जो गडेरिया बकरी चरा रही थी, और मल्हार राव शासक थे पूरे इलाके के। तो वो वहां आए घोड़े से मुआयना करने, तो इस लड़की ने उनको रोका था। तो उससे बहुत प्रभावित हो गए थे, और उनके माँ बाप के पास झोपड़ी में गए और कहे कि मैं इससे अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। तो ये पूरा मैंने पीस, पूरा पार्ट बिगिनिंग का सरल मराठी भाषा में रखा है। ऐसा नहीं किया है कि वो किसी को समझ में ना आए। जैसे तुझा नाव का आहे, घर कुठे आहे तुमचा, तो तिकडे, ताकि सब समझ में आए। क्योंकि मराठी सब नहीं जानते, तो इतनी कठिन मराठी में इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सरल मराठी इस्तेमाल की, सरल राजस्थानी इस्तेमाल की। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि मैंने जब डायलॉग लिख लिए पूरे और फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, तो सडनली नचिकेत पटवर्धन का फोन आया, डायरेक्टर का। बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर है, बड़े कमाल के इंसान है। तो उनका फोन आया, यार शबाना जी इस समय दिल्ली में है, शबाना आजमी, और आप भी दिल्ली में हैं, तो आप जरा शबाना जी से मिलिए ना, उनको डायलॉग में दिक्कत आ रही है बोलने में। तो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, राज्यसभा के सदस्य थी शबाना जी। तो उनको एक बंगला मिला हुआ था, तो और मैं वहाँ एनएसडी में वर्कशॉप करने गया था एक। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मिलता हूँ। तो मैं उनसे मिलने गया शबाना जी से। तो उन्होंने कहा यार अशोक, तुमने क्या डायलॉग लिख दिए हैं यार, ये तो मेरे लिए बोलना बड़ा कठिन हो जाएगा यार, इसको सरल करो यार तुम। तो मैंने कहा शबाना जी, अभी 3 दिन बाद शूटिंग शुरू होने वाली है, मैं एक अपने काम से यहाँ आया हुआ हूँ जिसको मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको ये स्क्रिप्ट 1 डेढ़ महीने पहले हमने भेजी थी, आपको उसको पढ़ के बताना था उस समय मेरे को, तो मैं कुछ काम कर सकता था।
और अभी मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ? कि नहीं नहीं अशोक, तुमको करना पड़ेगा। वो मुझे बड़ा सम्मान भी देती है, नसीम वसीम की वजह से, कैफी आजमी साहब की वजह से। और तो तुमको करना पड़ेगा। तो मैं कहा शबाना जी आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल मैं खुद राजस्थानी नहीं जानता हूँ, मैंने जो सुन सुन के थोड़ा बहुत करके राजस्थानी लिखा है, और आप इसको आराम से बोल सकती हैं। तो मैंने उनको बोल के बताया कुछ डायलॉग कि देखिए कितना सरल है इसको बोलना। तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई मैं समझ गई। और आप फिल्म देखिए, वो इतनी बढ़िया राजस्थानी बोली है शबाना जी ने। फिर मैंने शबाना जी को ये भी कहा कि मैंने थोड़ी सी ज्यादा राजस्थानी रखी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि शबाना आजमी ये रोल कर रही है, और शबाना आजमी बोलियों पे बहुत ज्यादा काम करती रही है। चाहे श्याम बेनेगल की फिल्में हो, जिसमें उन्होंने हैदराबादी और कितना अच्छा चरित्र बनाया है। तो मैंने कहा इसलिए मैंने लिखा है। मैंने कहा शबाना जी लिख रही है तब तो मैं थोड़ा इसमें राजस्थानी से खेलूंगा ना। तो कहीं मैं समझ गई समझ गई। उन्होंने इतना बढ़िया बोला है उसमें, देवी अहल्या में, और इतनी अच्छी भाषा उसकी निकल के आई है, मल्टीलैंग्वेज फिल्म। तो इस तरह से विभिन्न फिल्मों का विभिन्न तरह से संवाद सोचना पड़ता है। वो कहाँ की बोली है, कहाँ के लोग हैं, वहाँ के मुहावरे क्या हैं, वहाँ के आम लोग कैसे बात करते हैं। जैसे पाकिस्तानी जो सीरियल होते हैं, ये उनमें आप देखिए, या फिल्में होती हैं जो वहाँ की, वो देखिए आप, उसमें उसमें बहुत सारे बोलियां शामिल होती हैं, पंजाबी, उर्दू, पख्तूनी, सिंधी। कई करेक्टर कई तरह की बोली बोलते हैं। हमारे यहाँ एक तरह की बोली बना दी गई, सभी पात्र एक जैसा बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जिंदगी का दर्शन कराना है ना सिनेमा के जरिए हमको, जिंदगी की झलक दिखानी है हमको, जिंदगी के चरित्र दिखाने हैं हमको, तो ऑब्वियसली उनकी भाषा अलग होगी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे हर पात्र की भाषा हो एक। अगर वो सब बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेलखंडी ही बोलेंगे, लेकिन सबका अंदाज अलग हो, सबके मुहावरे अलग हो। तो ये कुछ फिल्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी वक्त भी मेरे ख्याल से काफी हो चुका है, 9:30 बज गए हैं, है ना? और 2.5 घंटा बोला है अर्पण भाई। बहुत ज्यादा हो गया ना? हाँ, जी जी। नहीं वो जी आपका अपने इस माध्यम के प्रति समर्पण है। जी और जी हम सभी साथियों के साथ आपका अपना एक स्नेह सूत्र है कि जी आप जी जी लगातार इतनी देर तक बोलते रहे, और जी जी सभी जी। हमारे मित्रगण जुड़े हुए भी रहे। कितने कितने लोग देख रहे थे, कुछ अंदाज देंगे क्या आप मुझे? कितने लोग ने एक आज बार देखा? जी, एक थोड़ा अपने को अनम्यूट कर लें, अपने को अच्छा। म्यूट कर लें। एक बार कार्यक्रम यह समाप्त हो जाए, उसके बाद इसको देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काफी लोग देख रहे थे और देख रहे हैं। बीच में कुछ जाहिर सी बात है कि कुछ समय भी हो रहा है, तो कई लोग आगे पीछे तो होंगे ही, और जिनका छूट गया है मुझे लगता है कि वे उन्हें वापस देख लेंगे। अनूप मणि त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। वे लिख रहे हैं कि आपको तो सारी रात सुना जा सकता है। और संजीव कुमार जी की प्रतिक्रिया आई है, विषय इतना अच्छा है कि 2.5 घंटा पता ही नहीं चला। अब देखिए, रश्मि पाठक जी की प्रतिक्रिया मिल रही है, देर से जुड़ना हुआ पर जितना सुना बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से एक सफल कार्यक्रम रहा। और मित्रों, अशोक मिश्र जी की यह सरलता है कि वे इतने सहज भाव में और इतने बेतकल्लुफ तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े रहे और अपनी यात्रा को बतलाते रहे। जिग जैग आर्यन जी लिख रहे हैं, हमको तो मन ही नहीं कर रहा कि सेशन खत्म हो। अब लीजिए क्या किया जाए। हाँ, फिर करेंगे, तो दोबारा करेंगे। अर्पण जी हैं आपके पास जो बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। एक मतलब इनकी बड़ी अनोखी है ये
कविताओं पे इन्होंने किया, फिर कवियों पे इन्होंने किया। देखिए मतलब कितना अच्छा दिमाग है इनका, कितना अच्छी सोच है इनकी कि कवि कवि पे किया इन्होंने, रघुवीर साहब पे तो उनके बेटियों से, हेमंत जी से जो उनके दामाद हैं, सबसे बातचीत अपने पिताजी के बारे में कराई। ऐसा कहाँ होता था, उसको तो छपना चाहिए बुक फॉर्म में। और ऐसा बहुत सारा काम करा, पटकथा लेखन पे बताइए कितना सीरीज बनाया इन्होंने। ये काम अनोखा काम है, ये हुआ नहीं है पहले, और इसकी बहुत जरूरत है पटकथा पे, और वर्कशॉप्स होनी चाहिए। जी और और लोगों को समझ में आना चाहिए पटकथा एक मजेदार चीज है, और इससे अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। जी जी। जैक तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं और अब तक जी हमारे साथ हैं। संजीव बख्शी जी की प्रतिक्रिया आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, रोचक बातचीत हुई। जी जी जी, संजीव संजीव कुमार जी जी धन्यवाद। संजीव कुमार जी लिख रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद फिल्म में साहित्य का रंग दिखा, सर से फिर समय लिया जाए। धन, आपको लोग दोबारा सुनना चाहते हैं। और क्या होता है अशोक जी कि कई लोग बेहतर काम करते हैं और अपने अपनी शैली में, अपने शिल्प में अनूठे भी होते हैं, लेकिन संप्रेषण एक अलग विधा भी है। अपने ही काम के बारे में प्रभावकारी तरीके से, रोचक तरीके से, क्रमवार रूप से बोलना और अनवरत बोलना, बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलना इतना आसान नहीं। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी कि आप हर फिल्म में, चाहे वह पटकथा लेखन हो या संवाद हो, आपने रिसर्च को महत्व दिया, उन जगहों पर गए, उन किरदारों से मिले, तो इससे एक जीवंतता आती है। जी जी वह जी जी जीवंतता। जी जी धन्यवाद। और आपकी प्रशंसा से हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, ये समझ में आता है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अर्पण जी एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, और आप सब दर्शक जो हैं, ये आप सब भी बहुत बहुत बौद्धिक लोग हैं। तो आप लोग हमारे दरअसल मार्गदर्शक हैं, तभी हम अच्छा लिख पाते हैं जब आप लोगों का स्नेह मिलता है। उदय जी भी लिख रहे हैं, एक बार और बुलाएं मिश्रा जी को। जी जरूर आएंगे, जरूर, क्यों नहीं, हमेशा मिलते रहेंगे, और व्यक्तिगत संबंध भी रहेंगे अपने। आप उदय भानु जी, आप चाहें तो अर्पण जी से मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, है ना। जी। तो तो अगर अनुमति हो अशोक जी, तो इस जी कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए। आप भी थक गए बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। नहीं, मैं कभी नहीं थकता। हम लोग बकवास करने में हम लोग बड़े माहिर हो चुके हैं 30-40 साल में। मित्रों, अभी कई फिल्मों पर बातचीत रह गई है, जी कई जी धारावाहिकों पर बातचीत रह गई है, जी जी इनके जी कई नाटकों पर बातचीत रह गई है। जी तो जी यह अधूरापन ही दरअसल इसकी खासियत भी है कि एक जी व्यक्ति का काम इतना विशद है कि वह एक सुदीर्घ कार्यक्रम में भी उसे हम समेट नहीं सकते। और आप जी सभी रचनाकार मित्रगण यहाँ जुड़े हुए हैं, और आप लोगों की इच्छा भी है कि वे दोबारा आए। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने ले लेते हैं समय, तो थोड़ी सी इस बीच कुछ नए विषय भी आ जाएंगे, तो जी जी हम पुनः पटकथा लेखन पर कुछ और काम करेंगे। और कई जी लोग जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उन्हें भी हम जोड़ेंगे। जरूर जरूर। मित्रों, कल जो है हमारे साथ दो पटकथाकार रहेंगे। बालिका बधू के पटकथाकार राजेश दुबे जी, और जिनकी आज काफी चर्चा हुई, कई बार हुई, शमा जैदी जी। ये दोनों हम लोगों के साथ कल जुड़ेंगे। राजेश दुबे जी अपराह्न 3 बजे, और शमा जैदी 6 बजे से। शमा जैदी जी के वक्तव्य के साथ यह सीरीज, इस माह की यह सीरीज जो पटकथा लेखन पर चली, समाप्त हो जाएगी। मगर हम शीघ्र ही कुछ एक महीने के अंतराल के बाद पुनः मिलेंगे, और बाकी और हमारे जो रचनाकार लोग हैं, जो पटकथा लेखन में, संवाद लेखन में जिनकी अपनी एक दखल है,
जिनका एक महत्व है, उनसे रूबरू होंगे और उनके अनुभवों का लाभ लेंगे। अशोक मिश्र जी, आपने समय निकाला और बड़े प्यार मोहब्बत से यह बातचीत रखी, आपका हार्दिक धन्यवाद। और तमाम हमारे साथी लोग, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, अर्पण जी को धन्यवाद देता हूं, जन सुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद देता हूं, और जो मित्र यहाँ सुने उनका भी मैं आभारी रहूंगा। और ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कल शमा जैदी जी को जरूर सुनिएगा पटकथा पे, क्योंकि वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पटकथा लेखिका रही हैं। सत्यजीत रे से लेके श्याम बेनेगल की अनेक फिल्में, और अभी बंग बंधु एक फिल्म आ रही है जिसको शमा जैदी जी और अतुल तिवारी जी ने लिखा है, तो उनका वक्तव्य भी आप सुनिएगा। बहुत समृद्ध भारत एक खोज जैसे सीरियल को कंसीव करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो उनको भी सुनिएगा, ज्ञान बढ़ेगा। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया अशोक मिश्र जी, समय निकालने के लिए। और हमारे तमाम साथीगण जो अपनी अपनी विधाओं में, जिनकी एक खास जगह है, विभिन्न विधाओं के लोग यहाँ जुड़े रहे, अभिनय, साहित्य, पत्रकारिता, प्रशिक्षण, शिक्षण, कई विधाओं में, हमारे सभी मित्रों का भी हार्दिक धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अशोक जी।